सर गुड टू सी यू। कैसे हैं माय आप? प्लेजर। क्या चल रहा है लाइफ में? हाउस लाइफ? भगवान की कृपा है। हाँ, यू आर 70 बट यू डोंट लुक आई लाइक एम 71 टू बी प्रिसाइज। 71 बट यू डोंट लुक लाइक 70। यू आर ए हैंडसम गाय। अब आप नेता वाले उसमें बताओ प्लीज, वैसे ही रहो ना एज ए ह्यूमन। थैंक यू। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वे ऑफ थैंकिंग अ पर्सन। आई एम थैंकिंग यू। तो सर आपने इतनी अच्छी लाइफ लीड करी है, मतलब पूरी पुलिसिंग में भी, फिर पॉलिटिक्स में भी। जब स्टार्ट करते हैं तो 5 सितंबर को आपका बर्थडे होता है, बर्थडे भी आने वाला है, और बामनवास गांव से। तो वहाँ पूरा का पूरा फैमिली में आपके सारे IAS IPS। क्या क्या वो कहते हैं ना हरियाणा में, गुट्टी किस चीज़ की दी थी? मेरे पिताजी किसान थे, हाँ। मेरी माँ अनपढ़ थी, अच्छा। एक क्लास भी नहीं पढ़ी। मेरे दादाजी किसान थे, हाँ। दादी मैंने देखी नहीं। अच्छा। मैं शुद्ध जिसको बोलते हैं एक ग्रामीण हम्म कृषक परिवार से आता हूँ। हम्म माँ बाप का ये था कि भाई अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। हम्म भविष्य का तो किसी को पता नहीं था, तो ना तो उन्होंने नौकरी करी, ना नौकरी की कल्पना नहीं करी। उनको तो स्टेट सर्विस ही नहीं करी, तो ऑल इंडिया सर्विस तो एक पता ही नहीं पता ही नहीं था। हम्म तो उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, हम्म उनका आशीर्वाद था। अच्छे स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले, उनके आशीर्वाद से जीवन यहाँ तक पहुँचा है। तो कितने लोग हैं परिवार में जो IAS IPS इसमें हैं? हम 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं। हम्म पांचों भाइयों में 2 IAS में, 2 IPS में, एक कस्टम कमिश्नर से रिटायर हुए हैं। अच्छा 5 अच्छा। भाई हैं। तो मैं रिसेंटली जब आपसे फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा कि सर 80 मिनट्स का होएगा हमारा ऑलमोस्ट ये पॉडकास्ट। तो आपने कहा कि 80 मिनट तो मैं और ज़्यादा पढ़ लेता तो IAS ही बन जाता। तो ये कसक अभी भी है क्या दिल में? बिल्कुल कसक नहीं है। मैं MA फाइनल में था, यहाँ दिल्ली में पढ़ने आया था, एक विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू JNU विश्वविद्यालय। में। हाँ। तो उस टाइम IAS की मिनिमम एज होती थी 21 साल हम्म और IPS की होती थी 20 साल। हम्म तो मैं 20 का हुआ, तो पात्र सिर्फ IPS का हुआ। अच्छा। तो मैंने भी किस्मत आजमाई कि देखे भाई दुनिया पास होती है। हाँ। भगवान की मेहरबानी हुई, उसमें पास हो गया। तो मैंने आगे परीक्षा ही नहीं दी। मेरे को नौकरी मिलनी थी, नौकरी मिल गई। तो बहुत यंग थे 20? अच्छा 20 में ही आपका रिक्रूट हो गया था? तो कहाँ पे आपकी फिर ट्रेनिंग? कहाँ, माउंट आबू में हुई है, मसूरी में फिर? इनिशियली आप जाते हो फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो फाउंडेशन कोर्स 4 महीने का होता है, सब ऑल इंडिया सर्विसेज का मसूरी में होता है। तो उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हो। सबको सर्विसेज की प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो पुलिस का हैदराबाद में है, नेशनल पुलिस एकेडमी में। ओके। वहाँ किया। फिर 1 साल वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे वेस्ट बंगाल का ऑर्डर अलॉट हुआ। 3.5-4 साल में वेस्ट बंगाल में रहा। फिर कार्डर सरकार ने बदला राजस्थान, तो मैं राजस्थान आ गया। वैसे मन नहीं लगता ना वेस्ट बंगाल में, राजस्थान वालों का? अच्छी जगह, कार्डर वार्डर चेंज करवा के आ ही जाते हैं। आधा से बंगाल में राजस्थानी और मारवाड़ी हैं। बंगाल के हर शहर में, हर कस्बे में आपको मारवाड़ी मिलेगा। बिजनेसमैन। बिजनेस भी है, आप ज्यादातर व्यापार में हैं, ज्यादातर व्यापार में। तो आप तो कबड्डी नहीं, कबड्डी बोल रहा हूँ, आप अपना बास्केटबॉल खेलते थे ना JNU में? उसके भी आप कैप्टन वगैरह रहे, फिर टेबल टेनिस के भी, और फिर इंटरमीडिएट स्कूल में भी। तो स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से ही हो? गांव के थे और क्या करते, रुचि थी, मौका मिल गया। अच्छा अच्छा। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। तो सर जब पुलिसिंग की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई IPS की, तो तब आपके ब्रदर भी शायद उसी में थे, और आप उसके बाद वो रिटायर भी हुए एज DGP, और फिर पॉलिटिक्स में आए। तो आपने कभी उस वक्त ये सोचा था कि भाई मेरे को भी इसी तरीके से पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है? मैंने कभी प्लान करके पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचा था। जो हुआ एक घटनाक्रम था, परिस्थितियां बनी, वो हो गए। तो प्लान किया हो उसके बारे में कभी मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, कभी प्लान नहीं करके आए थे आप? तो जब आप सर IPS बने थे, तो जो आपको पहली बार जो सबसे बिगेस्ट चार्म जो था वो जॉब का क्या लगा था? 1991 में शायद आप 76 में। नहीं 76 बैच था आपका। ओके। आप SP कब बने थे सर पहली बार? 80 में। 80 में। तो उस वक्त वो जो बिगेस्ट चार्म होता है एक SP वाला की, वो क्या था जो आपके लिए? मैं एक स्वतंत्र विचार का आदमी हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरे पास अगर कोई पीड़ित आएगा उसको न्याय जरूर दूंगा। अच्छा। और जो कानून के मुताबिक न्याय होता है। तो मैंने प्रयास यही किया कि भगवान ने अपने को सब कुछ दिया है। अगर कोई पुलिस के पास वो ही आता है जो पीड़ित होता है। पुलिस किसी को जमीन नहीं दे सकती, कोई फेवर किसी को नहीं कर सकती, पीड़ित आदमी को न्याय दे सकती है कानून के मुताबिक। क्योंकि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उस टाइम सामंतवाद चरम सीमा पे था, उस तरह की सोच थी। किसी जाति वर्ग की बात नहीं कर रहा, पर सामंतवादी सोच हमारे वहाँ प्रमुख थी।
तो काफी लोग अपना अधिकार इसीलिए नहीं मांगते थे कि हमारी तकदीर में यही है, दब के रहना। जो डोमिनेंट कास्ट थी उससे, जिसका भी जो भी था, जैसे आज भी राजस्थान के बहुत सारे आपको गांव मिलेंगे कि कोई दूल्हा है किसी वर्ग विशेष का घोड़ी पे बैठ के नहीं जा सकता। ये बड़ा तो हर बच्चा चाहे वो, तो ये इस तरह का प्रदेश है हमारा, इस तरह की सोच रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, पर पूर्णतः समाप्त हो गई अभी तक मैं नहीं मानता हूँ। ओके सर, आपने दो शब्द बड़े खूबसूरत इस्तेमाल करे कि पुलिस के साथ में न्याय और फेवर, ये तो ऑक्सीमोरन है पुलिस के लिए। अगर हम देखते हैं न्याय कहाँ पे होता है पुलिसिंग में आजकल, और फेवर तो सबसे ज्यादा होता है पुलिसिंग में। आप कह रहे हो कि न्याय नहीं होता, हाँ, मैं कह रहा हूँ न्याय देना पुलिस का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, एंड दे आर पेड फॉर इट। इफ यू आर डूइंग जस्टिस, यू आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीवन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। तो जैसे जमीन किसी एक का नाम है, कब्जा किसी दूसरे का है, उस आदमी के रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसका नाम, पर कब्जा नहीं है। अब उसको जिसका नाम उसका कब्जा दिला दे तो न्याय हुआ ना, आप किसी की छीन नहीं रहे हो, पर उसकी जमीन है इस पर नहीं। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, किसी को किसी ने पीट दिया, कोई उसकी सुन नहीं रहा, तो उसको तो पीटा है, मेडिकल हो, और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो करनी चाहिए। तो मैं इंश्योर ये करता था कि अगर मेरे पास आएगा, पुलिस के पास कोई वो तो है नहीं कोई फेवर के लिए आता है, पीड़ित ही आता है, अक्यूज तो कभी नहीं आएगा। पीड़ित किस लिए आएगा, साहब मेरे साथ ये घटना हुई है, मुझे इसमें न्याय दिलाएं। ओके, वैसे न्याय देना न्यायालय का काम है, पुलिस एक प्रक्रिया है। आप एक चार्जशीट कोर्ट में फाइल करते हो, उस पर एडजुडिकेट तो कोर्ट करता है। तो मैं लोगों को भी समझाया जिनके साथ में काम करता था, मेरे चाहे मातहत थे, साथी थे, मैं आप किसी का कुछ मत करिए, पर अगर कोई आदमी आपके पास आए, एक तो आप तमीज से पेश आइए। एक पीड़ित आदमी आया है, वैसे नर्वस है, बड़े अधिकारी को मिल ही नहीं सकता, कैसे तो मिला होगा आपसे, तो उसको खड़े रह के क्यों बात करते हो, उसको बिठा दीजिए, प्लीज सिट डाउन, सरकारी कुर्सी है, ऑफर हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या जा रहा है? हाँ, ठीक बात है, दैट्स हिज राइट, बेसिक डिग्निटी है ना उसकी। हाँ। इसमें ही लोग कर जाते हैं, हमारे सामने बैठे क्यों, आपकी मजाल कैसे हुई, क्यों भाई, आप भी सरकारी कुर्सी पे बैठे, वो भी सरकारी कुर्सी पे बैठा है, अपने घर बुलाओ नहीं बुलाओ, पर कार्यालय में कोई आता है तो आपको करना चाहिए। इट्स योर लीगल ड्यूटी, इट्स योर ह्यूमन ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ फेलो ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ योर दिस थिंग। तो ये कहीं के मैंने ह्यूमन टच देने की कोशिश करी जितना मैं करता था, एक पर्सनल टच। तो सर, जब जैसे आपने अभी बात करी थी कि वहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था इतनी है राजस्थान में कि लोग आते ही नहीं थे पुलिस के पास में, तो तब से लेकर और अभी तक, जब आपने नौकरी की स्टार्टिंग करी थी 76 के बाद से, और जब आपने 14 तक, क्या चेंजेस आपने महसूस करे? मैं छोटी सी एक उदाहरण देके बताना चाहता हूँ इस बात को। पुलिस में लोएस्ट रैंक कांस्टेबल की होती है, सिपाही की। ठीक है। और मैं मानता हूँ जो सबसे छोटे पद पे कोई गरीबी आता हो, अमीर लोगों के बच्चे तो सिपाही बनते नहीं, हाँ, ठीक बात है। अफसरों के बच्चे तो सिपाही बनते नहीं, पूंजीपतियों के नहीं बनते। अब वो गरीब लड़के का भी भर्ती होने आता है, तो जब व्यवस्था थी पहले वो लिखित परीक्षा होती थी, उसमें लिखित परीक्षा में अपना नाम लिखता है, पिताजी का नाम, गांव, जाति, और सब्जेक्टिव। तो अब वो चली गई किसी की कॉपी जांच होने के लिए, तो हो गया उसका तो फैसला। अब उसके बाद अगर मान लीजिए उसकी किस्मत अच्छी है, वो लिखित में पास हो गया, जैसे भी फिजिकल होता था। अब फिजिकल उनको ऐसे चीज कराते थे, दंड बैठक, चिनअप्स, शॉर्ट पुट, अब ये टेक्निकल चीजें, इसको प्रैक्टिस हो उसी होगा। अब ये गांव का लड़का 10वीं पास है राजस्थान में, 10वीं, उसको तो यही पता नहीं, प्ले ग्राउंड ही नहीं देखा उसने। अब ये शहरी सुविधाएं थी, शहर के लोगों को थी, ये तो हरदम बैठे रहते थे। और उसमें भी अगर पास हो गया तो आपको इंटरव्यू में पहुंचना पड़ता है, इन तीनों हर्डल्स को क्रॉस करके। इंटरव्यू में राजस्थान में ऐसी व्यवस्था थी कि पुलिस में कि आपके रिटर्न में, फिजिकल में कितने ही मार्क्स हो, अगर इंटरव्यू में 40% नहीं आए तो आप पास नहीं होगे, कांस्टेबल नहीं बनोगे। भर्ती की प्रक्रिया ऐसी थी कि ज्यादातर उस जमाने में सिपाही होते थे जो भर्ती होने आते थे, वो ग्रामीण परिवेश के होते थे, और इंटरव्यू जो अधिकारी लेते थे शहरी परिवेश के थे। अच्छा, हाँ, ठीक बात है, सिस्टम ऐसा था हमारा। हाँ। सर्विसेज में ये लोग आते, तो मैं नहीं कहते खराब थे, इनको पता ही नहीं है ग्रामीण किस परिस्थिति का आदमी है, कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो मैं, अब वो आता था नौकरी के लिए, जो भी भर्ती होता है, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही है उसकी। तो मेरी नौकरी का फैसला, मेरा ये मानना है कि मेरी काबिलियत से होना चाहिए, किसी की मेहरबानी से नहीं होना चाहिए।
तो जब मुझे 2009 में राजस्थान पुलिस का महानिदेशक बनने का मौका मिला, और जब मैं इस पोजीशन में बताया कि रूल्स चेंज कर सकता हूँ, मैंने पहला किया कि कोई किसी का इंटरव्यू नहीं होगा। अच्छा। आप OMR शीट पर उसका रिटन एग्जाम लीजिए, उसको पता ही नहीं आपकी जाति क्या है, बिरादरी क्या है कोई, और एक फिजिकल आप आइटम कराओगे 10 किलोमीटर्स का 45 मिनट्स में वॉक कम रेस, जो कर लेता है इज अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, लाठियां पुलिस ने बंद कर दी, तो पहलवान किस लिए भर्ती कर रहे हो? कबड्डी करवाओगे, कुश्ती करवाओगे? और जो नहीं आता 2 साल की ट्रेनिंग दो, वो ट्रेनिंग में सिखा देना। तो गांव से आ रहा है, सीधा पहली बार शेर देख रहा है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने उसके बाद राजस्थान पुलिस का स्वरूप ही बदल गया। अब ये जो लड़के हमारे भर्ती होते हैं, वो कहते हैं हमें किसी ने भर्ती नहीं कराया अपनी काबिलियत से, और जो फेल होता है वो किसी को दोष नहीं देता कि जातिवाद चल गया, सिफारिश चल गई, और कोई चीजें चल गई, वो कहता भाई उसका आना था, उसका ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं विद एनीवन, so he is being recruited on his merit. So this is the thing which I could do, क्योंकि मैक्सिमम जो पुलिसमैन होते हैं 90% of them are constables. If he comes from an unfair means, तो क्या, what do you expect? अनफेयर ही करेगा वो पूरी जिंदगी, फिर वो तो होता है। पर सर आपने बड़ी खूबसूरत बात करी, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी आपने, ये OMR सीट वाला, और ये तो 1861 का जो पुलिस एक्ट है, और मैं अगर एक बिगर एस्पेक्ट में देखता हूँ तो हमारी जो पुलिसिंग है वो एक तरीके से वही कॉलोनियल तरीके से काम करती है। पुलिस का मतलब ये है कि कंट्रोल करके आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और इस सोसाइटी में जब हम कम से कम 100-125 साल आगे आ चुके हैं, तो एक डेमोक्रेसी के अंदर हम रह रहे हैं, तो पुलिस फिर भी उसी माइंडसेट से काम करती है। तो ये जो कंट्रोल करके काम करने वाले से हम कोऑपरेशन के ऊपर कब आएंगे, और ये किस तरीके से चेंज होगा? जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि पहलवान थोड़ी ना पहलवान भर्ती कर लिए, लठ थोड़ी ना मारने हैं। लठ मारना इसका मतलब तो यही है कि आपको हाँकना है जनता को। तो ये चेंज कब, एक बिगर एस्पेक्ट में कब चेंज होएगा? जो आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी ये 1861 की जो पुलिस एक्ट की आप बात करते हो, या अभी आप बात करते हो पुलिस की, पुलिस पावर की, ये अंग्रेजों के टाइम था। उस टाइम अंग्रेजों ने इस देश के जनता को पुलिस के दम पे कंट्रोल किया। अंग्रेज चले गए, वो व्यवस्था भी रह गई। तो उसको बदलने का काम तो जो आजाद हिंदुस्तान के जो भी नेतागण थे, उन्होंने भी धीरे धीरे पुलिस को वो इस्तेमाल किया जो अंग्रेज करते थे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, which is not, that is illegal, improper, inhuman and unfair as well. Very true. तो सर इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो पुलिस के मामले में एक ये भी है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे जोहरान मेमदानी हैं जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं न्यूयॉर्क का, उनका भी उन्होंने भी 2020 में आफ्टर द मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड एक बात कही थी कि वी शुड डिफंड द पुलिस। तो डिफंड द पुलिस का एक जो ट्रेंड अमेरिका में चला, जो टेक्सास में थोड़ा सा करा भी गया कि भाई आप धीरे 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 करके पुलिस को डिफंड करना शुरू करिए, और उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे एक बहुत अच्छे पब्लिक सेफ्टी इंस्टीट्यूशन के साथ, क्योंकि पुलिसिंग एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है जिसमें मतलब आप उसको गैल्वेनाइज कर ही नहीं सकते, वो इतने डिलेपिडेटेड स्टेज में है। तो क्या हम हिंदुस्तान के परिपक्ष में भी ऐसा कर सकते हैं, स्पेशली उन केसेस में जिसमें जैसे कि भाई किसी दुकानदार का आपस में झगड़ा हुआ या सिविल सोसाइटीज के कोई इश्यूज हुए, या फिर अगर हम इसी का सिक्का पलट देते हैं तो दूसरा देखते हैं कि हमारे लोग भी ऐसे ही हैं जो बिना लठ मारे मानने ही नहीं किसी की। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस को डिफंड करिए, पुलिस हाँ, को रिप्लेस विद ए पब्लिक सेफ्टी इंस्टीट्यूट। हाँ, किसी भी व्यवस्था में व्यवस्था को चलाने वाले आदमी तो आपको चाहिए, उसका नाम कुछ भी दीजिए। जैसे कानून व्यवस्था है, हर कोई चाहता है कानून व्यवस्था कायम हो, तो कायम करने के लिए कोई एजेंसी तो बनानी पड़ेगी, ऑब्वियसली। और जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ आपको रोकने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो पुलिस इज जस्ट अ फॉर्म, पुलिस इन इटसेल्फ इज नॉट अ एंड, अपने आप में कुछ नहीं है। पुलिस आपके हाथ में जो भी सत्ता है, सत्ता पक्ष है या जनता है, जनता के हित की रक्षा करने के लिए बनी, तो इसलिए कि आपके साथ अन्याय नहीं हो। ठीक बात और है। अन्याय कोई करे तो उसको आप कानून के मुताबिक सजा दिलवाओ, बनी इसलिए। अब उसका दुरुपयोग होता है या सदुपयोग होता है एक अलग विषय है। जैसे एक गाड़ी आप खरीदते हो, कार खरीदते हो ना, कार 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की मिल जाएगी। कार में मानता हूँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का एक माध्यम है, मीडियम है ना, जल्दी जाने के, सुरक्षित जाने का। अब उस कार से आप जा भी सकते हो, उस कार से आप एक्सीडेंट भी कर सकते हो, उस कार से किसी के चला के मार भी सकते हो। आजकल ये भी हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में।
तो इसलिए तो बनी नहीं थी, हाँ, तो वो दुरुपयोग हो गया। तो पुलिस अपने आप में कोई खराब नहीं है, पुलिस को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग क्लास। अंग्रेजों ने किया बिकॉज अंग्रेजों के टाइम में प्रजातंत्र नहीं था, साम्राज्यवाद था, तो उन्होंने तो अपने अंपायर को, जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट अ वेलफेयर स्टेट, उसको बरकरार रखने के लिए ये बनाई पुलिस। तो उन्होंने खुद की आवश्यकता के हिसाब से बनाई, पर जब वो चले गए तो जो भी हमारे वर्तमान व्यवस्था में लोग हैं उनको तो बदलाव करना चाहिए था कि आज हमें किस तरह की पुलिस चाहिए। हाँ, ठीक बात है। पुलिस तो जैसा जो मालिक कहेगा या जो संचालक कहेगा वैसे तो करेगी ना। अब ये संचालक को निर्णय करना है कि आप पुलिस से क्या चाहते हो। ओके। और संचालक को कौन बनाती है? जनता। नहीं सर, ये आप घुमा फिरा के वही बात जनता पे ले आए। बताओ। तो जनता की बात के अलावा एक किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का एक डेकोरम होता है और एक मेंटेलिटी भी होती है, मैं बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहूँ। तो पुलिस की मेंटेलिटी आज भी यही है कि आप एक गरीब आदमी एफआईआर लिखवाने चला जाए, उसकी एफआईआर नहीं लिखते हो। और दूसरा, अगर चालान पे पकड़ने पे कोई एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है वो फोन पे बात करा दे तो सारे रूल खत्म। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन। पुलिस की गलती नहीं, उस व्यक्ति की गलती है। मैं मानता हूँ ये होती है। जैसे एक ड्राइवर को मैंने गाड़ी दी, ड्राइवर गाड़ी से मुझे सुरक्षित स्थान पे पहुंचा जाता है, गाड़ी अच्छी है और ड्राइवर खराब है, खुद भी मरेगा, 2 और आदमी को मारेगा, तो गाड़ी का तो दोष बिल्कुल नहीं है, वो ड्राइवर की गलती है ना। तो पुलिस में जो गलती करा उस व्यक्ति की, और ज्यादा जिन्होंने उन लोगों को वहां पोस्टिंग करी है उनकी गलती है, सिस्टम की गलती नहीं है। एफआईआर लिखवाने वाले की गलती है मतलब ना। जो पुलिस को ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप पोस्टिंग दे रहे हो कि जो एफआईआर नहीं लिखता। एफआईआर लिखाना तो आपका अधिकार है, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, और पुलिस की ड्यूटी है। बड़ी विचित्र बात है हिंदुस्तान में, अभी भी कभी कभी सुनने को मिलता है कि हर आदमी, किसी भी पुलिस एक्ट का वो है कानून कि कोई आदमी एफआईआर दर्ज करा सकता है और उसको उसकी कॉपी देनी पड़ती है पुलिस को उसकी। तो कितने लोगों को कॉपी दे रहे हैं? नहीं, मैं रिसीविंग ही नहीं देते। तो हमको दिलानी चाहिए ना ये। तो कौन दिलवाएगा? कोई पुलिस अपने आप में, तो उसके ऊपर भी तो कोई व्यवस्था होगी। अगर पुलिस वाला कोई गलती करता है तो कोई ऊपर वाले तो होंगे देखने वाले, वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इसको? होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर है, पर ऑफिसर्स भी तो हैं। ऑफिसर्स हैं, शिकायत करो, सुने। हाँ, वो भी, उनको भी। जैसे एफआईआर की बात करी तो मेरी बात डीजीपी अमोद कंठ से हो रही थी, तो उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई एफआईआर को भी इस तरीके से आप ट्रीट करते हो कि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, फिर उसको मान लिया जाता है कि यही लास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसमें जिसका नाम अक्यूज्ड को अक्यूज्ड के तरीके से ही ट्रीट करते हो। दूसरी, इसी के ऊपर मेरी बात हुई जस्टिस कौल, सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं वो, इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि भाई एफआईआर तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, फैक्ट फिगर और उसका, तो इसका भी कितना मिसयूज होता है पुलिसिंग में, मतलब। बिल्कुल। व्हाट एफआईआर है क्या? प्रथम सूचना। मैंने आपको सूचना दी, उसमें कुछ नहीं, उसके तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन तो उसके बाद शुरू होता है ना, और इन्वेस्टिगेशन से आपको प्रूव करना पड़ता है सच है झूठ है। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है। एफआईआर वाले की तो कोई गलती नहीं, दे दी साहब, जो भी उसने समझ में आई। तफ्तीश करो, फिर वो तफ्तीश कहाँ, पुलिस में खत्म नहीं होती है। उस तफ्तीश में आप सही मानते हो, गलत मानते हो, उसको कोर्ट में पेश करनी पड़ती है। चार्जशीट जो होती है, अगर सही मानते हो, एफआईआर फाइनल रिपोर्ट अगर उसको गलत मानते हो, और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, तो प्रोसेस है, और कोर्ट में जाएगी प्रोसिक्यूशन के थ्रू। नहीं लगा, एपीपी होते हैं ना अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो एक व्यवस्था है। व्यवस्था में मैं खुद कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि सुधार की आवश्यकता है। पुलिस में भी सुधार की आवश्यकता है, वहां से शुरू हो, प्रोसिक्यूशन में भी नहीं है और जुडिशरी में है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़ी परीक्षा होती है, आईआईटी की होती है, आईआईएम की होती है, आईएएस, आईपीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब एग्जाम्स के थ्रू होते हैं ना। और आप मानते हैं एग्जाम सिस्टम बेस्ट सिस्टम है, जुडिशरी में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होता? हाईकोर्ट। सर, आप जुडिशरी की बात करो, आप पहले अपने महकमे को तो ठीक करो। मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, हमको जनता हमसे नाराज होती है, हरा देती है हमको। तो जनता के पास मैं स्वागत करता हूं। मैं आपकी बात से कंप्लीटली सहमत हूं। मैंने ये क्वेश्चन जस्टिस कौल के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, पर हमारे पास उसका कोई एक ऑल्टरनेट नहीं है। हम लगे हुए हैं चीज को ढूंढने में, पर वो हमारे को एक अच्छा ऑल्टरनेट उसका मिल नहीं पा रहा, क्योंकि अदरवाइज ये प्रोफेशन, जुडिशरी का जो प्रोफेशन है, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स का ही बनता जा रहा है। और वहां पे जस्टिस कार्ड जो ने मेरे को कहा कि वहां पे होता क्या है, बार्गेनिंग होती है कि तू मेरा रख ले, मैं तेरा रख लेता हूँ। ये तो बिल्कुल सही है, पर आप एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि ये खराब है तो वो खराब। आपने 2016 में इसके ऊपर
पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई थी। मैं उठाता हूँ, मैं तो हर चीज का कहता हूँ। हाँ पॉलिटिक्स में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। हाँ। आज पॉलिटिक्स इतनी महंगी हो गई है। और रिफॉर्म्स के साथ साथ में, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं रोक रहा हूँ, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस हैं उनको तो थोड़ा सा कम ही आना चाहिए क्या पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में वो आए जिसको जनता स्वीकार करे, वो आ सकता है, वो जीता तो वोट से है, हाँ। सर्विस थोड़ी जीतता है हाँ, कोई भी आदमी। ये ठीक डेमोक्रेटिक राइट है हाँ। किसी को भी लड़ने का। अब पार्टी से लड़ो, निर्दलीय लड़ो, जैसे भी आप लड़ो, बट वो लड़ने से तो नहीं जीतता है, जीतता तो वोटों से। इवेंचुअली लोग ही इलेक्ट करते हैं। मतलब जो लोगों को जो स्वीकार है स्वीकार कर लो। मैं तो खुद मानता हूँ इसको। वो ही इस देश में राज करे जिसको जनता स्वीकार करे, क्योंकि हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक हमारे डेमोक्रेसी यही कहती है जिसको वोट मिले वो। ओके सर, आपको मैं आपके जो डीजीपी का टेन्योर था वो लॉन्गेस्ट सर्विंग डीजीपी का टेन्योर था 2009 से 13 के बीच में, और उस वक्त गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो आपकी कांग्रेस से नजदीकता थी तब? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 38 साल नौकरी करी है, कांग्रेस का शासन था क्या? मैं तो मनमोहन सिंह जी। नहीं सर, लॉन्गेस्ट सर, डीजीपी की रैंक। अब जो आदमी जब 60 साल का हो गया, जब रिटायर हो गया, पहले ले लो। रिटायर करने की थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं, पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ नहीं इसके बारे में कहूंगा। हाँ। और जब चीफ मिनिस्टर बन के आई वसुंधरा राजे दिसंबर में, तो उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया। सबसे पहला काम ही ये करा कि वी शुड कीप दिस फेलो असाइड। हाँ आपके साथ चीफ सेक्रेटरी को भी, और फिर आपको थोड़े दिन के लिए जेल दिया, महकमा दिया गया, कुछ ऐसा कुछ। जेल में नहीं भेजा, जेल महकमे में भेज दिया था। जेल तो अपने आप में ही एक वो सजा होती है, हरियाणा में कहते हैं खुड्डे लाइन लगाने वाली। तो ये मेरा क्वेश्चन जो ये था कि आपने उसका आंसर नहीं दिया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। वसुंधरा राजे ने जब आपको 2013 में असाइड करके आपको उस डिपार्टमेंट में भेजा, तो आपने ऐसा क्या डिप्लोमेसी करी कि 2014 में वसुंधरा राजे ने आपको टिकट दे दी? वसुंधरा राजे जी से मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, उनको अधिकार था मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री के पास अधिकार होता है किसी अधिकारी को कहाँ पोस्टिंग करे। तो जो उनका अधिकार था उन्होंने उसका प्रयोग किया, उसका स्वागत करता हूँ, मुझे कोई नाराजगी नहीं। ये उसका पावर है, इनहेरेंट पावर है आपका पोस्ट का। तो जो उन्होंने चीज समझा वो किया, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर मैंने उस किसी आदेश को चैलेंज नहीं किया, कभी पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी उसके खिलाफ कोई प्रेस नहीं कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं नहीं, मैं जो भी कुछ भी नहीं, मैं किसी को बोलता हूँ जो जिसको अधिकार है करे। और आप टिकट किसने दिया, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करती, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, किस व्यक्ति ने दिया मुझे पता नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी ने। आपने किसको अप्रोच किया था? मैं यहाँ नौकरी करता था दिल्ली में, वहां से हटके प्रधानमंत्री कार्यालय में यहाँ था, सेक्रेटरी सिक्योरिटी। उस पे भी मैं आऊंगा। तो यहाँ था मैं। तो लोग जो मुझे मिले, यू वर अप्रोच्ड और यू अप्रोच समवन? इट इज अ म्यूचुअल थिंग। हाउ? लड़की और लड़की की शादी होती है, लड़का पहले। इधर आप एग्जांपल बहुत देते हो। See, I was here, I was posted here, और मैं नौकरी से रिटायर भी नहीं हुआ था। मैं 4-5 महीने बचे थे, VRS लिया, तो रिटायर तो मैं हुआ ही नहीं था। I was in service when I got a ticket and when I got elected as a MP। ठीक है। तो लोगों से संपर्क हुआ, और पार्टियों ने भी संपर्क किया, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही पार्टी ने किया, और भी पार्टियां हैं संपर्क किया, जो मुझे उचित लगा। उस जीत में आपको सबसे बिगेस्ट फैक्टर क्या लगता है 2014 की जीत में? मैं उस जिले का रहने वाला नहीं हूँ जहाँ से मैं पहले MP बना था। उस जिले में कभी नौकरी नहीं करी थी मैं, दौसा जिले में कभी नौकरी नहीं करी मैंने, किसी SP और इसके हिसाब से DIG के हिसाब से। DG तो पूरा स्टेट का होता है, अलग बात थी। और ना वहाँ का रहने वाला हूँ, ना वोटर लिस्ट में जनता ने दिया। तो मैं मोदी जी का नाम मुंह से निलवाना चाह रहा था आपके। एक बड़ा मोदी फैक्टर था, आपको नहीं लगता कि वो उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया आपको चुनाव जीतने में उस वक्त 2014 में? वो भी एक कारण था, वो भी एक कारण था, वो भी एक कारण था, मैं मानता हूँ एक इम्पोर्टेंट कारण था। Then you shifted into Congress in 2018. Yes, I left BJP. What's wrong? What went wrong? Nothing went wrong. See, one has to एक होता है कोर्स करेक्शन। आई एम गोइंग इन अ पर्टिकुलर पाथ। कभी मुझे लगता है कि नहीं, शायद ये पार्ट बेहतर होगा। इट वाज अ पर्सनल डिसीजन, मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करता। एंड वन थिंग यू कैन टेक फॉर श्योर, देयर इज नो एलिगेशन अगेंस्ट मी, नो वन कॉल्स मी दल बदलू इन द स्टेट और इन दिल्ली। बट यू आर मौसम वैज्ञानिक। नहीं, नो, आपको लगता है कि यहाँ से अब की बार बन सकते हैं? आप तो सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव भी नहीं लड़ते। नहीं,
3 चुनाव तो एक लगातार जीता हूँ वहां से। दौसा से, और फिर आप दौसा जिला बदला है, अब हाँ, उनियारा तो वही है ना, मेरी हाँ, लोकसभा क्षेत्र में ही है। हाँ, हाँ, उनियारा से 2018 में एमएलए बना, हाँ, फिर उनियारा से 2023 में एमएलए बना, हाँ। 24 में एमपी बन गया, उसी जगह से। मैंने कहाँ बदला, उसी जगह से। नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूंसी तो चेंज होता है। उनियारा कॉन्स्टिट्यूंसी से बता रहा हूँ ना आपको, हम्म। उनियारा उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा देवली उनियारा से 2 बार वहां से लगातार, हाँ। 18 में और 23 में, हाँ। और 24 में जब एमपी बना हूं, उसी का हिस्सा है टोंक सवाई माधोपुर का, जहां का मैं रहने वाला, उसी का उनियारा हिस्सा है, उसी लोकसभा का। हाँ हाँ, मुझे तो वहां से ले लाऊंगा। तो फिर भी एक एमपी से एमएलए, उसमें थोड़ा सा बहुत फर्क होता है सर। अब सीट आप कह रहे हो ना, पद बदला है, आप कह रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते, मैं नहीं बदला। अच्छा, व्हेन यू वर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद बीजेपी, डिड यू लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी एट दैट टाइम? राजनीति में व्यक्तिगत राय कम चलती है। उस पार्टी का जिसका मैं सदस्य रहा हूँ, उस पार्टी के बारे में मैं तो उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं ये उचित नहीं रहेगा, मॉरल इट विल नॉट बी राइट। बिकॉज मैं इच्छा से गया था, मुझे कोई प्रलोभन पे गया, मैंने इच्छा से जिस पार्टी को ज्वाइन करी, उसके मैं क्या आरोप लगाऊं। पर हाँ, कुछ मतभेद थे, व्यक्तियों से मतभेद थे, इसके चलते मैंने महसूस किया कि मुझे अब मेरा समय हो गया, मुझे जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कभी किसी पार्टी पे या किसी व्यक्ति पे आज तक नहीं कहा। मैं उस पार्टी का कैसे खिलाफ बोलूं जिसका मैं सदस्य रहा हूँ, जिसके नाम के टिकट चुनाव में मैं लड़ा हूँ, जिसको मुझे वोट मिले। मतभेद थे, किसी से व्यक्तिगत थे, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं चलता हूँ, अलग चलता हूँ, आप रहो। कौन थे वो व्यक्तिगत? बहुत होते हैं। फिर भी आप ही की उससे कम्युनिटी से थे? कम्युनिटीज क्या होता है, सब कम्युनिटी के लोग वोट देते हैं, ये चलते रहते हैं। मतलब एक वहाँ ये चर्चा भी चलती है कि भाई किरोड़ी लाल मीणा जो थे वो आपके खिलाफ थे, और आपको ये लग रहा था कि अब की बार आपका चांस बहुत कम होगा टिकट का, तो आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 2 साल पहले कौन बता सकता है किसका टिकट कटेगा? मुझे तो टिकट पार्टी ने कभी काटा नहीं। नहीं काटा, बिल्कुल ना मैंने तो काटा नहीं। हाँ। और ना मैंने किसी ने कहा कि हमने इसका टिकट काट दिया। हाँ। और किसी ने ये कहा कि अच्छा हुआ खराब आदमी था छोड़ गया। हाँ। कोई एक आदमी बता दे राष्ट्रीय स्तर का या प्रदेश स्तर का जो कह दे कि खराब आदमी था, पीछे पार्टी छोड़ गया। ये मेरा निर्णय था। मैंने बीजेपी क्यों ज्वाइन करी, मेरा निर्णय था, मुझे कोई प्रलोभन तो नहीं था। क्यों छोड़ी, मेरा निर्णय था। मैं दोनों की जिम्मेवारी लेता हूँ, ज्वाइन करने की। ये तो है, मेरा निजी निर्णय है। सर आपने एक बड़ा खूबसूरत शब्द दोबारा इस्तेमाल किया, मतभेद और राजस्थान कांग्रेस। ये बड़े खूबसूरत एक दूसरे के संगी हैं। जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे ना कि भाई कुछ तो ये बड़े संगी साथी हैं। राजस्थान कांग्रेस इज ए एंडलेस ड्रामा वेयर यू कैन नॉट हैव ए डल मोमेंट। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, क्या करते रहते हो आप लोग राजस्थान कांग्रेस में? सरकार बना भी दी तो एक बंदा विपक्ष में ही है। हाँ, आप भी पायलट के साथ कौन से रिजॉर्ट में रुके थे? मानेसर आए थे, बता रहा हूँ यार, रिजॉर्ट का नाम, शहर का नाम याद है, मानेसर हरियाणा में, वहाँ आए थे। क्या मतभेद हो गए थे आप लोगों के? मैं मेरा बता सकता हूँ। हाँ, हम चेंज ऑफ लीडरशिप के लिए आए थे। We met the Congress High Command and we felt कि change of leadership, not a change of party. We met them 1-to-1. प्रियंका जी थी, शायद अजय माकन थे, एक सज्जनों कोई और थे। उनसे मिले, सामूहिक रूप से मिले, सबके सब एक साथ, अलग अलग नहीं मिले। वो बैठ गए तीनों, और हम 20-25 आदमी एक एक करने सबने अपनी बात बताई, हमारा आने का उद्देश्य क्या था यहाँ। सबने ही कहा चेंज इन कांग्रेस लीडरशिप इन द स्टेट। उन्होंने सुनी, वापस चले गए। आप चेंज क्यों चाहते थे सर? ऐसा लगा कि जो जिस मुद्दों पर जनता ने हमें वोट दिया है, कहीं वो पूरे नहीं हो रहे। उस टाइम हमारी सोच थी। उसको हमने देखा कि साहब इन चीज़ों पे हमको वोट मिला है, और 1-1.5 साल हो गया, जनता में वो वादे पूरे नहीं हुए। तो आप किस लीडर के थ्रू आपको लगता था कि ये सारे वादे पूरे हो जाएंगे? किसको चेंज? हमने नाम किसी का नहीं लिया कि इसको बनाओ। हमने कहा नेतृत्व वो तो हाईकमांड डिसाइड करेगा ना। हम तो आए थे जो तत्कालीन जो नेतृत्व था स्टेट कांग्रेस का। मैं नाम ले लेता हूँ, सचिन पायलट। वो आपका हो सकता है। मैंने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि एक्स को बनाओ या वाई को बनाओ, वो पार्टी हाईकमांड का हरदम डिसीजन होता है। आप अपनी राय एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने ओपिनियन, कॉल तो वो लेंगे ना। तो उन्होंने ऐसा ना तो पूछा हमसे कि किसको बनाया जाए ना, हमने कहा हम हाईकमांड के ऊपर छोड़ते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन राजस्थान में किया जाए। हाउ डू यू सी सचिन पायलट एज ए पॉलिटिशियन? इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ आई सी हिम। No, your personal opinion. Nice young man. And what about the old guard?
अशोक गहलोत साहब, इक्वली गुड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, गुड पर्सन। तो आप चेंज क्यों चाह रहे थे फिर? पॉलिसीज, व्यक्तियों से हमें मतलब नहीं कि जो पॉलिसी व्यक्ति तो ऊपर पॉलिसी बनाने वाला होता है ना सर। सामूहिक रूप से बनती है विधानसभा नो में। नो, नहीं नहीं ऐसा नहीं इंक्लूसिव लीडरशिप इज मिसनोमर, फील सो। डोंट यू फील सो? राजस्थान में अब तक मैं आपको बताता हूँ, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान प्रदेश में कोई समझ ही नहीं पाया। हमारे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया, 16 या 17 साल, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। उसकी किसी को आज तक राजस्थान में पता नहीं किस जाति का था, ना उससे पहले कोई सुखाड़िया हुआ ना आज से बाद, मैंने तो देखा नहीं, और कोई आपको देखे तो मुझे बताना। हमारे ब्राह्मण सीएम रहे, बनिया सीएम रहे, ठाकुर रहे, भैरव सिंह जी 3 बार रहे, मुसलमान रहे बरकतुल्ला खान जी, शेड्यूल कास्ट के रहे जगन्नाथ पाड़िया, कास्ट शिवचंद जी माथुर 2 बार। हमारे इसका ये नया जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं ना कास्ट का, इसका कास्ट पहले थी पर राजनीति में जातियां थी, जातिवाद नहीं था। अब जो हम नया देख रहे हैं 10-15-20 साल में ये बदलाव आ रहा है जो राजस्थान के बेसिक टेम्परामेंट के अगेंस्ट में, तासीर के अलग में, जो बेसिक बिहेवियर है। राजस्थान का ऐसा नहीं था। तो मैं नहीं कहता अब राजस्थान वही है जो आज से 40 साल 50 साल पहले था। अब राजस्थान में बदलाव है, देश में बदलाव है, बट ये जो चेंज हो रहा है ना, इट इज नॉट गुड। ओके, आप किसी भी को, जिसको भी वोट दें, वोट आपका निजी मामला है, पर कृपया उसकी योग्यता पे, उसकी काबिलियत पे उस पर दें। जाति और बरादरी ऐसी चीज है तो ना तो कोई बदल सकता, और किस जाति में किसका जन्म होगा उसके हाथ में भी नहीं है। ठीक बात है। उसके एक्शंस उसके हाथ में, एक्शंस को जज करिए आप, जो निर्णय करो। तो ये मैं भी मानता हूँ ये थोड़ा दुखद है जो दौर निकल रहा है राजस्थान में। ओके सर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मैंने बात करी, तो आपको कौन सबसे, दोनों में से कौन, आप जवाब नहीं दोगे फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ आपको दोनों में से कौन ज्यादा रेलेवेंट और बड़ा पॉलिटिशियन लगता है राजस्थान में? रेलेवेंट और बड़ा वो है जिसको जनता स्वीकार करे। इसका डेमोक्रेटिक तरीके से आप एमएलए को बुला लीजिए, यहाँ से आप चीफ मिनिस्टर बना देते हो जनता ने तो आपको वोट दिया, जनता तो मैं कह रहा हूँ अगर आप जनता आज की डेमोक्रेसी में जनता तो सिर्फ एमएलए बनाती है, हाईकमान बनाते हैं ना चीफ मिनिस्टर। तो हाईकमान कभी आपके एमएलए की राय लेकर करना चाहिए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो है। जैसे आईएएस का एग्जाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू अपॉइंट यू, पर परीक्षा के बेसिस पे करता है प्रेसिडेंट, किसी को दे देगा वो कागज? नहीं सर, तो वो हाईकमान निर्णय ले, एमएलए से पूछे वो क्या चाहते हैं, इसको बना दो आप। जैसे भजन लाल जी के लिए पर्ची आती है, वैसे कांग्रेस में पर्ची नहीं आता, बस नाम आ जाता है। तो ये कब होगा, कब आप लोग एक साथ बैठ के एक कॉफी टेबल पे, यार कॉफी टेबल बोल रहा हूँ, एक टेबल पे बैठ के कब करोगे कि भाई यार बंद करो यार ये ड्रामा, साथ में मिलके चुनाव लड़ते हैं? या ये नहीं होगा? अवश्य होगा। कब? अवश्य होगा, लेकिन बुढ़े हो जाएंगे 90-90 साल के। नहीं होने देंगे आपको, 90 साल का नहीं होने देंगे आपको। पहले फैसला हो जाएगा, क्योंकि एवरी पासिंग डे आदमी कुछ न कुछ सीखता है, नया दिन होता है। जो पुरानी चीज हो, गया दिन है, उससे आप सीखते हो अगला दिन मेरा बेहतर कैसे हो। तो राजस्थान की जनता भी ठीक है, गरीब है पिछली है, पर वो भी समझदार है, और काफी लेसन उन्होंने ले लिए होंगे। उनको भी पता लग गया होगा भाई हमें क्या करना है, हम किस तरह के नेतृत्व चाहते हैं, और जिसको राजस्थान की जनता चाहेगी। पर ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, राजस्थान का नेतृत्व जातियों के आधार पर नहीं होना चाहिए, काबिलियत के आधार पर, जिसको सब स्वीकार करें, चाहे उसका 1 वोट हो चाहे उसके 100 वोट हो। मैं एग्री करता हूँ सर आपसे इस बात से, पर मैं ये थोड़ी सी बात कहूँगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। राजस्थान में घूमते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देयर इज ए गाय एंड वेरी यंग एनर्जेटिक गाय कॉल्ड सचिन पायलट, इसको क्यों नहीं आला कमान इनको कमान देता है। पर जब राजस्थान में जाके देखते हैं तो लगता है कि यार ये तो थोड़े थोड़े एरिया के लीडर हैं सचिन पायलट, असली लीडर तो गहलोत है, तो कैसे कमान दे दे? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? माय ओपिनियन इज जो सबको एक्सेप्टेबल हो वो लीड करे। You can't lead groups, you can't lead factions, you have to lead the people. And people includes everyone. मेरे को आंसर मिल गया, शायद लोगों को मिल गया। 2024 में जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसके बाद 4-5 एमपीज आप राहुल गांधी जी से मिले, और राहुल गांधी जी से मिलके आपने एक बात कही कि आपको अगर कोई भी ये कहे कि राजस्थान कांग्रेस में इस लीडर की वजह से जीती है, उस लीडर की वजह से जीती है, ये मानना मत। राजस्थान में जितने भी एमपी बने हैं ये सारे के सारे कांग्रेस के वोट से बने हैं। ये मानता हूँ, दृढ़ विश्वास है मेरा। हमें कांग्रेस विचारधारा के वोट मिले, कांग्रेस विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने दिए, और ये मोदी जी का नारा था 400 पार, इससे पीड़ित जो गरीब तबके थे उन्होंने ठोक के दिया कि भाई अगर आपने इसको दे दिया, संविधान बदलेगा, आरक्षण समाप्त करेगा, आरक्षण बचाओ। तो हमको मोदी विरोधी वोट से, मोदी की नीतियों के, मतलब मोदी व्यक्ति नहीं, मोदी नीतियों की विरोध में, और कांग्रेस का भाई कि सबको साथ लेके चलती है, गरीबों का भी ध्यान रखती है, सबके लिए, उस 50 वोट मिले।
ओके सर, आप प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ आपने उनके सिक्योरिटी इंचार्ज रहे, सेक्रेटरी सिक्योरिटी कैबिनेट सेक्रेटरी में, तो किस तरीके की पर्सनैलिटी थी? कोई एक्सपीरियंस बताइए ना प्लीज। उन जैसा राजनीतिक जीवन में मैंने कोई भला आदमी, सज्जन आदमी देखा नहीं। मैं रोज जैसे मेरे मिनिस्टर थे उनसे मिलने जाता था, कुछ न कुछ सीख के आता था। ऐसा भला आदमी, नॉलेजेबल आदमी और सज्जन, जितनी मैं उनकी तारीफ करूं उतनी कम है। अच्छा, कोई आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, बातचीत होती थी? मैं उनके स्तर का था, मैं सेक्रेटरी, देश के प्रधानमंत्री, पर वो मुझे, एक तो जैसे मैं जाता कभी, प्राइम मिनिस्टर से खड़े रह के बात करते हैं अधिकारी, मीना जी बैठिए। अच्छा। तो एक बार उन्होंने वैसे कहा चाय पियोगे, मैं सर आप पियो, तो मैं तो नहीं पीता, वैसे मैं भी नहीं पीऊंगा। फिर मुझे चाय पिला के भेजा, तुम पीते हो तो पी के जाओ। अच्छा। इतने बड़े आदमी को कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं तो 1 मिनट के लिए, तो मैं तो उनका जितना सम्मान करता हूँ। और मैं जब बीजेपी का MP बन के गया 2014 में, फिर भी मैं पार्टी को बताया मैं मनमोहन सिंह जी को फॉलो करूंगा। मैं साहब उनकी मैच है, वो तो कांग्रेस के, मैं जो भी है मेरे बॉस रहे, और मैं उनको एक आदरणीय व्यक्ति मानता हूँ ना, एक डिग्निफाइड तरीके से आप उनको देखते। सर मेरे को याद आया, आपने किसी एक बार MLA को पीट दिया था थाने वाले में? नहीं ऐसे कुछ नहीं, तो आरोप लगते रहते हैं, कौन किसको पीटता है। डंडे से मारे, थप्पड़ मारे? नहीं, हर केस न्यायालय में जाता है, न्यायालय में न्याय होता है। न्यायालय से पहले वाली बात बताओ ना सर। नहीं ऐसा नहीं, आरोप लगते रहते हैं पुलिस की नौकरी में, जिसका काम नहीं हो कुछ भी आरोप लगा देता है। नहीं, कोई किसी को पीटने का तो इलीगल है। आप सर नेता से ज्यादा डिप्लोमेटिक हो गए हो, बहुत कम सदे हुए तुले हुए शब्दों में जवाब दे रहे हो आप। कोई आरोप लगा देता, कुछ भी लगा दे, आरोप के कोई अंत है क्या? थप्पड़ मारे थे, मुक्के मारे थे, लत मारे थे, क्या? मुझे याद नहीं है, तो कैसा, मुझे कोई याद नहीं। ऐसा कोई हो सकता है क्या? ऐसा कोई हो सकता है क्या? होता है, आपको नहीं लगता? मैं तो किसी के मारे नहीं, अब कोई करता होगा तो वो जाने। मैं तो किसी आपने सर अपने ब्रदर के खिलाफ चुनाव लड़ा 2014 का, तो आप भाई से पहले मिल के आए कि भाई चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्या सीन था? मेरे भाई सिटिंग MP थे 10 साल से लगातार सवाई माधोपुर से, जहाँ का मैं निवासी हूँ। तो मेरी पार्टी वहाँ मुझे टिकट दे रही थी सवाई माधोपुर। तो मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, मेरा भाई वहाँ से सिटिंग MP है, 10 साल का लगा था, वहाँ से मैं टिकट नहीं लूंगा, क्योंकि ठीक उचित नहीं रहेगा। तो कहा लोगों को तकलीफ है कोई, अगर आप मुझे टिकट देना है, मैं वहाँ, उसके अलावा कहीं मैं हारूं या जीतूं वो बात नहीं है, पर जब सामने सिटिंग MP है, मैं कैसे लड़ूंगा जाकर? और भाई है वहाँ, तो उन्होंने दूसरी जगह दे दिया, तो मैं वहां चले गया, हाँ प्रचार कर रहा था, भाई साहब वहां आगे पीछे पीछे। तो मैं लड़ा है, वो लड़ा है, तो मुझे पता नहीं, पर जब मैंने फॉर्म नॉमिनेशन भरा था, जो वो कैंडिडेट नहीं थे, और ना उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, तो आपकी बात तो हुई होगी, खूब होती है, अभी भी होती है, कि भाई आप तब क्या बोला कि ले भाई आमने सामने आ गए सौदा। क्या बात, ऐसे होती रहती है बातें। सर 2014 में ये बड़ा स्ट्रिक्ट और क्रिटिसिज्म वाला क्वेश्चन है, 2014 में आपने जब MP का चुनाव लड़ा था, तो आपने जो अपना वो भरते ना पैसे, तो उसमें 6 करोड़ दिखाया था, 24 में 23 करोड़ हो चुके हैं आपके। और इतने पैसे कमा लिए आपने, 3-4 गुना। मैंने, मेरे पिताजी की अगर आप देखो, जयपुर में मकान है मेरे पिताजी का, जो सन 65-70 में खरीदा है, उन्होंने 7 या 8 लाख में खरीदा होगा, अब उसकी कीमत 100 करोड़ है, मैं क्या करूं? 10 साल में इतने बढ़ गई वो। जयपुर देखो, आपने शहर देखो, मैंने कोई 1 बीघा वसंत एनक्लेव में भी आपके प्लॉट है? वसंत इसमें एनक्लेव प्लॉट, उसे DDA का फ्लैट है। मैंने 78 में लॉटरी में खरीदा था, DDA में जब IPS भर्ती हुआ था, उस वही रेट है, अब उसकी कीमत तो अगर बाजार रेट 5 करोड़ होगी तो होगी, मैं क्या करूँ उसको? मुझे लॉटरी में मिला है, DDA का ऑथराइज्ड, एज अ ऑफिसर आई अप्लाइड फॉर इट, होते हैं ऑक्शन SFS की, उसमें दिया, अप्लाई किया मैं उसकी। अगर मैंने 1 भी बीघा जमीन खरीदी हो, उसका तो मैं दे सकता हूँ। अब मेरी प्रॉपर्टी की, सोना मैंने 200 रुपए तोले खरीदा था, और 10,000 हो गया तो हो गया। तो सर 10 साल में इतना थोड़ी ना बढ़ जाता है, देख लो आप, मैंने क्या ऐड किया मुझे बताओ? MP बनने के बाद क्या ऐड किया? या नौकरी में आने के बाद 5 बीघा जमीन खरीदी, अब बाप की जमीन है उसको छोड़ दूं? नहीं, वो तो कोई नहीं छोड़ता। अब जयपुर में मकान है, अब जो मेरे फादर का मकान है आपके, हाँ, अब उसकी लोग कहते हैं साहब 200 करोड़ का हो गया, मैं हो गया, तो अब वो 2 साल बाद 500 का हो जाएगा, मैं क्या करूँ उसका? है वो इट इज ऑन रिकॉर्ड, लोग कहते हैं साहब आपका मकान 500 करोड़ का, आप तो, मैं क्या करूँ उसका? मेरे फादर का 5 भाइयों का, पर मेरे भी। सुखबीर जौनपुरिया की प्रॉपर्टी 143 करोड़ है, जिसने आपके सामने चुनाव लड़ा। मुझे पता नहीं उसकी कितनी है, आपने फिर भी देखा होगा, मैं देख रहा था। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने उसका हाँ सुना है, पैसे वाला आदमी, दिल्ली का कोई है, हरियाणा का, दिल्ली का यहाँ पैसे वाला आदमी। आपके बारे में भी ये कहते हैं सर कि मेरे पैसे वैसे दिन के पास में है? मैंने कब कहा? मेरे पास जितने हैं मेरे बाप के पास भी थे, मेरे दादा के पास उतने मेरे पास भी है।
सर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो पॉलिटिक्स में आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये होती है कि वो बहुत रिजर्व्ड रहते हैं, ना तो वो सुनते हैं किसी की, ना वो मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमने तो सारी दुनिया देख ली, सारी दुनिया के ऊपर राज कर लिया। एक एक पता नहीं उनको इतना मेgalomaniac फील क्यों हो जाता है, हालांकि वो उनसे बिल्कुल अलग फील्ड में आ रहे हैं, फिर भी वो मतलब सुनना पसंद ही नहीं करते और इतने रिजर्व्ड हो जाते हैं कि वो अपनी जनता से ही कट जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हर आदमी की एक पृष्ठभूमि होती है। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर दिल्ली के रहने वाले हो, 50 कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। हर कॉलेज के लड़के का कैरेक्टर अलग होगा। दयाल सिंह वाले का अलग होगा, हिंदू कॉलेज वाले का अलग होगा, स्टीफेंस वाले का अलग होगा, एलएसआर वाले का अलग होगा, जेएनयू वाले का अलग होगा ना। हम आपको याद आता है एलएसआर में लड़कियां पढ़ती हैं, ये एलएसआर में है, ये बोल रही है हमने, जिसका भी होगा ना। देन फैमिली बैकग्राउंड, एक्सपोजर, कंपनी, देयर सो मेनी थिंग्स टू इट। तो मैं इसका कुछ नहीं कह रहा, यूनिवर्सिटी वही है, तो पॉलिटिक्स वही है। सब आदमी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग प्रदेश से आते हैं, अलग एक्सपीरियंसेस भी हैं उनके, अनुभव भी अलग अलग हैं सबके। तो सबका समान विचारधारा होना सवाल ही नहीं है, और ये अच्छी बात है। समान विचारधारा घातक है नहीं, वाइब्रेंसी होनी चाहिए, वाइब्रेंसी होनी चाहिए। वी शुड हैव दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियंस। अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन को आप सप्रेस करोगे, इट इज नॉट हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इन ए फैमिली। सुन लो, उसके बाद जो भी डिसीजन लेगा सबको मानना चाहिए, पर एक्सप्रेस करना कि सब एक ही विचारधारा के हो, एक ही तरीके हो। जैसे बहुत सारे नेता कुर्ता पजामा पहनते हैं, मैं नहीं पहनता हूँ, लोगों की भी तकलीफ है। आप कुर्ते अच्छी बात है ना सर, क्यों नहीं पहनते? पर आप गमछा तो डालते हो, वो गमछा पसीने आते हैं, राजस्थान में आते हैं, तो उसको किससे घसने से डालता हूँ? राजस्थान में पसीने आती है, धूल उड़ती है, उसको तो मैं सिर पे तो नहीं बांधता उसको। नहीं, किरोड़ी लाल के जैसे है। नहीं, किसी की नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं कहता, मैं तो मेरा बता रहा हूँ। तो आई एम कंफर्टेबल। तो मैं जनता, लोग कहते हैं मेरे से कि हम क्यों नहीं पहनते, मैं कहा आपने मेरे कपड़ों को वोट दिया है, मुझे दिया है। कपड़े बदलने से मेरे विचार थोड़ी बदलेंगे। तो राजनीति विचार की होती है, विचारधारा की होती है, विकास की होती है। इसमें कपड़े का, लत्ते का, जाति का, धर्म का तो स्थान ही नहीं है, और लोगों ने उसकी राजनीति बना दी। ये भी है, जैकेट होता है ऐसी पहनोगे, इसके रंग के पहनोगे, ये भी मैं कुछ नहीं कहता, पर अगर ऐसा होता है तो गलत है। सही बात है सर। एक डिप्लोमेट से मेरी एक बार बात हुई, तो वहां से 2-4 पॉलिटिशियन जा रहे थे कुर्ता पजामा पहन के, तो वो डिप्लोमेट कहता है कि दोज पीपल हु वियर्स दिस कुर्ता पजामा इन इंडिया आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड रिच आल्सो। तो सर एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे को आपके बारे में लगी, तो मैं थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपकी तारीफ करता हूँ मैं। आपने अपना एमपी लेट्स का जो फंड है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, मतलब आपने दिया है, और उसमें गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए लड़कियों के स्कूल्स बनाना, तो ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, इसके पीछे शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। 100 सैकड़ों मेरे भाई बंधु होंगे, मेरे परिवार के लोग, जो गांव में खेती करते हैं, लघु एवं सीमांत किसान है, कुछ मजदूर भी होंगे, पर इस शिक्षा ने ही वो शक्ति दी हमको जो यहाँ पहुंचे। तो मेरा मानना है, बिना शिक्षा के किसी भी देश का, किसी भी समाज का, क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो प्राथमिकता शिक्षा ही होनी चाहिए। और दूसरी, महिला शिक्षा ही क्यों? अगर आप किसी भी परिवार में देखें, खासतौर से भारत के ग्रामीण परिवार में, जो कृषि आधारित वो हैं, जो घर का मुखिया होता है, पिता होता है, वो तो अपने खेती के काम से दिन भर खेतों में रहता है। बच्चा 5, 6, 7 साल का स्कूल जाता है, तो 3, 4, 5 घंटे स्कूल चलती है, उसके बाद घर आ जाता है। ठीक बात। पिताजी तो शाम को आएंगे। तो स्कूल में जितनी शिक्षा ग्रहण करनी थी उसको, जैसे भी वो ले ली। अब आ गया वो 17-18 घंटे बचे, किसके साथ रहता है? माँ के साथ। माँ अशिक्षित है, अज्ञानी है, उसको क्या देगी? तो घर की महिला अगर घर में रहे और जागरूक है, शिक्षित है, उसको संस्कार देगी। शिक्षा तो स्कूल और कॉलेज में मिलेगी, संस्कार घर में मिलते हैं। और शिक्षा का, संस्कार का जब मिश्रण होगा, जब भी हमारा विकास होगा। आप बहुत सारे शिक्षित लोग अपराध में भी देखोगे, गलत काम भी कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ संस्कारित नहीं है। और बहुत लोग हैं जो शिक्षित, फॉर्मल डिग्री नहीं है, नहीं है, वो गलत काम नहीं करते क्योंकि उनमें संस्कार अच्छे। तो हमारे देश में, हमारे परिवारों में, हमारे में, समाज में शिक्षा का, संस्कार, इसलिए मैं महिला को देता हूँ। इसलिए नहीं वो नौकरी करे, वो कहीं भी शिक्षित महिला घर में भी बैठेगी, खेत में भी बैठेगी, वो एक बेहतर काम करेगी।
और एक बेहतर ह्यूमन बनाएगी और सोसाइटी को डेवलप करेगी। इसलिए मेरा शिक्षा का वो है। पर सर एक चीज मेरे को ये समझ नहीं आती, ये जितने भी हिंदुस्तान के एमपीज हैं इनको ये 5 करोड़ रुपए दे देते हैं हर साल के। 5 करोड़ रुपए से क्या होता है? अब जैसे कि, ब्रजेंद्र सिंह हिसार से एमपी थे, आईएएस से, उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे इंग्लैंड के एक एमएलए में, मतलब सॉरी, इंडिया के एक एमएलए में इंग्लैंड के 3 एमपी बनते हैं। वहां पे 70,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, यहाँ पे तो एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होती है, राजस्थान में और 3 लाख मेंबर वोट ऑफ पार्लियामेंट, हाँ 3 लाख, और एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी 20 लाख 25 लाख, बंदा पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। तो इसको आप किस तरीके से, इस चैलेंज को किस तरीके से आप ये अपर्याप्त है, हाँ। अपर्याप्त है, कह रहा हूं। इसमें आवश्यकता है। राजस्थान में एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना, उसकी निधि, और एक एमपी के क्षेत्र में 8 एमएलए होते हैं। हमारे 200 एमएलए हैं, 25 एमपी, और एमपी को भी 5 करोड़ वो रुपए 5 करोड़ मिलते हैं। हाँ। पर मैं विकास को सिर्फ धन से ही नहीं जोड़ता। अगर मैं मेरे यूथ को शिक्षा तो जैसी वो लेगा, अगर सही रास्ते पे डाल दूं तो मैं इनके विचारों को बदल करता हूँ कि भाई जैसे आप गांव में देखो, आबादी बढ़ेगी यहाँ पे, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक बात जब काम की रेट ऑफ ग्रोथ ये रहेगी, जमीनें आपकी घटेंगी, बंटवारा होगा, ये है वो है, नहीं, सरकारी नौकरियां कम हो रही है वर्तमान व्यवस्था में। तो इसके अतिरिक्त क्या आप कैसे रहोगे? राजस्थान में ये स्थिति हो गई सर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, अगर बच्चे के पास सरकारी नौकरी नहीं, उसको शादी भी नहीं करेगा कोई। प्राइवेट नौकरी तो नौकरी नहीं मानते, नहीं मानते, वहां तो कंसीडर ही नहीं करते, करती नहीं करते। और फौजी होगा तो पक्की कर देंगे शादी, नौकरी जिसके पास भी हो। हाँ। अब वो सब चीजें कम हो रही है ना, तो ये एक चैलेंज है हमारे पास, सोशल चैलेंज। तो मैं बच्चों को यही समझाता हूँ, भाई कुछ भी करो आप, ऐसा करो, क्योंकि आपके हमारे सिस्टम में ये माँ बाप बहुत आस कर लेते हैं अपनी औलाद से, तो पूरा घर लगा दिया इस पर, कहीं पढ़ ले, मैं 2 रोटी जगह खा लूंगा, तू भाई दोनों टाइम का अच्छे कपड़े पहन, और उस पर कितने क्या गुजरती होगी जब उसका लड़का बेरोजगार हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। तो इन बच्चों को समझाता हूँ। मैं तो स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, ज़्यादातर मैं, मेरा जनसंपर्क है स्कूलों में, कॉलेजों में होता है। मैं, आपको इसने माँ बाप ने भेजा इसलिए आए हो, कहाँ वो गरीब हैं, आप उनके प्रति क्या जवाब देंगे? आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो दिल्ली में जहाँ पर हम बैठे हैं, कोई बच्चा बाहर से पढ़ने आता है, बच्चा है बच्ची, 15-20 हज़ार रुपये मिनिमम उसके खर्चे होंगे, किराए का मकान, खाना पीना, कपड़ा, ट्रैवलिंग और जो भी। अब उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। आज प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, मुझे लगता नहीं 25-30 हज़ार से ज़्यादा कोई तनख्वाह देता है। और इस टाइम एज स्टूडेंट आप अकेले हो, जब आप बड़े हो जाओगे, माँ बाप बुजुर्ग होंगे, उनको भी आप पैसा दोगे, खुद की शादी होगी, खुद के बच्चे, 30 हज़ार में कैसे चलेगा घर? तो कुछ तो सोचो, इट इज़ अ चैलेंज, तो फाइंड अ वे आउट। घर पे हाथ में हाथ धर के बैठने तो पानी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ, स्वरोजगार भी रोजगार है, सरकारी नौकरी खुद करो अगर नहीं मिल रही तो, और उसके लिए भी पैसे चाहिए, जो भी है, जो सरकारी योजना है उनसे लीजिए, लोन्स लीजिए, जो भी आपको करना है, बट सर्वाइव तो करना है ना। ठीक बात है। तो व्हाट इज आपके पास आमदनी का और क्या जरिया है ग्रामीण बच्चे के पास? गांव में तो कोई रोजगार है नहीं। ठीक बात है। आज पूर्वी राजस्थान का, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जो किसान अपना 90% किसानों के पास 4-4, 5-5 बीघा जमीन है, वो इकोनॉमिकली अनवाइबल है। ना तो उस पर वो ट्रैक्टर चला सकता, लोन ही नहीं मिलेगा, तो क्या कमाएगा? ना ट्यूबवेल लगा सकता, अगर कहीं से लोन लेके आएगा, खेती कितनी होती है 5 बीघा, होएगा क्या 5 बीघा, बचाएगा क्या? तो ऐसी स्थिति होगी, हमारे खेती अनवाइबल हो गई इकोनॉमिकली। तो अब करें क्या? वो हम सबको मिलकर चिंता करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? स्किल डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाया तो सही आपने अपने एरिया में। बच्चे ले, बच्चे तो पहले कहते हैं साहब इसमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये स्किल डेवलपमेंट है स्वरोजगार के लिए, कि इसमें लेके स्किल्स डेवलप करो और खुद का काम करो। तो हमारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी ना हमको। हम अब तक रोजगार मान रहे थे सरकारी नौकरी को, आज निजीकरण हो गया पूरे व्यवस्था में, तो सरकारी नौकरी तो नहीं है। पर सरकार को भी थोड़े बहुत नौकरी तो देनी पड़ेगी। चलो सर हटाओ इसको, ठीक है, लेट इट। सर एक मैं ये चीज देखता हूँ कि एमपी जो होते हैं ना, वो इतने बेफालतू के काम करते रहते हैं। बेफालतू के काम का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कोई आएगा, मेरा थाने में फोन कर दो जी, मेरा ये कर दो जी, मेरा वो कर दो जी, मेरा कमरा बुक करवा दो गेस्ट हाउस में, मैं तारा वर्कर हूँ, मेरा ये छोरा लगवा दियो। या मतलब जो काम
पब्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन को करने चाहिए, वो काम तो सारे एमपी के हिस्से दे रखे हैं। जो काम एमपी को करने चाहिए वो एमपी को पता ही नहीं कि करना क्या है। तो उसको ये होता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने पर्सनल कंडोलेंसेस पे जाना है और साथ ही साथ में कंडोलेंसेस पे जाके थाने में फ़ोन कर देना है, मैं दोबारा इलेक्ट हो जाऊँगा। ये किस तरीके का समाज और किस तरीके के नेता हम सेव कर रहे हैं, और स्पेशली एमपीज़। मैं मेरे बारे में बताता हूँ। हुँ, मेरे पास कोई पुलिस के लिए फ़ोन करने के लिए आता है, हुँ। मैं ज़्यादातर मना करता हूँ उस आदमी को मुँह पे। नहीं सर, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ड्रॉबैक है, वो हमारा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो बंदा जाएगा कहाँ? मैं उसको समझाता हूँ, हुँ, किसी भी मुकदमे में 2 पक्ष होते हैं, हुँ, एक पीड़ित पक्ष, एक हुँ, आरोपित पक्ष, हुँ, एक विक्टिम, एक अक्यूज्ड, 2 होते हैं ना। हुँ, एक आदमी मेरे पास आ गया हुँ, कि साहब थाने में टेलीफोन करो, मेरे साथ ये हुआ है, तो हुँ, मैं कहता हूँ भाई मैं कर दूंगा, पर दूसरी पक्ष को तो लाओ। हुँ, एक पक्ष को सुन के मैं कैसे फ़ोन करूंगा? वो न्याय होगा, अन्याय होगा। तो हुँ, लोग मेरी राय से तो ठीक है कि साहब आपका हुँ, नियम ठीक, तो हुँ, दोनों आ जाओ, सुन लूंगा 5 मिनट, और जो मुझे उचित लगे कर दूंगा, तुम्हारे सामने करूंगा। हुँ, एक आदमी के कहने से मैं फ़ोन कर दूं, मुझे पता ही नहीं दूसरे का क्या है। आज हुँ, बच्चे बच्चियों के हमारे झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, किसी ने हुँ। छोड़ दिया, जो भी हजार कारण, तरीके के हैं। और वो आरोप भी लगा देते हैं, मैं तो नहीं पता, तुम्हारा पारिवारिक हुँ, मामला है। हुँ, दोनों मेरे पास आओ, दोनों की मैं हुँ, बात सुनूंगा, और जो मेरी हुँ, समझ में आएगी आपके सामने कर दूंगा। हुँ, तो हमको समझाना है उनको। हुँ, उनकी आदतें ऐसी पड़ी हो कि जाए एमएलए के एमपी के पास, उठाते हुआ फोन, हुँ, तो मैं फोन में मुझे परहेज नहीं है, पर सुन तो लूँ किस बारे में फोन कर रहा हूँ, हुँ। इससे अहित होगा या हित होगा किसी का। मैं सर उस गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ जिसका बेचारे का जस्टिस होता ही नहीं है उसको फ़ोन के सहारे। उसका तो काम करना पड़ता है ना एमपी को क्या है? कि भाई इसकी ये आपस में लड़ाई चल रही है या आपस में कुछ हो रहा है। आपने तो चलो एक पुलिसिंग सिस्टम के हिसाब से बता दिया कि भाई मैं तो दोनों बंदे करके दोनों को सामने बिठा के फिर फ़ोन करूँगा। तो मेरा एक लार्जर एस्पेक्ट ये था कि जो काम सिस्टम के हैं वो एमपीज़ कर रहे हैं, तो इसको कैसे आप ठीक करोगे इस मैं सब? मैं हाँ, मेरा बता सकता हूँ। हाँ। अभी हमारे क्षेत्र में करौली जिले में गांव है डावड़ा, हुँ, उस गांव के चीफ सेक्रेटरी हैं अभी बिहार में, अमृतलाल मीणा, उसके गांव हुँ, में हुँ, एक महिला को, युवा महिला को हुँ, बुरी तरह से मारा, हाथ पैर काट दिए, और 20-22 साल की बच्ची थी, मार दिया। हुँ, हुँ, लोगों ने हुँ, समाज के नाम पे पार्टी के धरने वरने, ये हुँ, आंदोलन, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, पर हमारे हिस्सा ही है, मतलब हुँ, रिश्तेदारी, मेरी जाति के लोग हैं, हुँ, कि सब लोग नेता गए, आप नहीं गए। हुँ, नहीं भाई, मैं किस लिए जाऊंगा वहाँ, मैं क्या करूँ वहाँ जाके? हुँ, परिवार में 2 भाइयों का बंटवारा हुआ था जमीन का, हुँ। किसने कम दिया, चलता ही रहता है भाई, मुझे कम दिया, ये खेत हाँ, अच्छा नहीं दिया, ये झगड़े होते हैं उसमें। बुरा हुआ, किसी महिला को मारा। पर परिवार के झगड़े में मुझे क्या हैसियत है? किसने मुझे ऑथराइज किया किसी परिवार के झगड़े में मैं पड़ूं कि हुँ, साहब वो गया था, वो तो गया, ये गया, मैं क्या करूंगा इसमें? हुँ, जो दोष दिन की घटना है, सबने देखा है, पुलिस अपने आप पकड़ेगी। हुँ, मैं कैसे आपके परिवार के झगड़े में कैसे पढ़ूँ? तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा निजी झगड़ा है, हुँ, उसको नेता को करना ही नहीं दीजिए। हुँ। आप नेतागिरी करो, जनता के स्कूल खुलवाओ, कॉलेज खुलवाओ, हॉस्पिटल खुलवाओ, ये करो ना बात। हाँ, ठीक बात है। और उसको ये हो गया, शांत हो गया, उसकी शादी हो गई। हुँ, शादी ब्याह एक निजी मामला होता है, पारिवारिक मामला होता है, जैसा मैं समझता हूँ। हुँ, हमको सार्वजनिक लोगों को क्यों बुलाते हो उसमें? उसमें जाना चाहिए उसको जो उसके परिवार का सदस्य हो। हुँ, एक एक दिन में 20-20 शादी अटेंड कर ली, भाई ज़्यादा आप हुँ, किसी को जानते हो, हाजिरी लगा रहे हो, तो ये हुँ। भी राजनीति है। हाँ, तो मैं उस पक्ष का नहीं राजनीति हूँ। और कितना टाइम का वेस्ट है सारा का सारा मैनेजमेंट, रिसोर्सेज और पूरा का पूरा, और एक नेता आगे फिर 5 को और आना पड़ता है कि ये तो चला जाते गया। हैं जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेट हाँ, पेइंग, मैं इसमें नहीं हूँ। हाँ, ओके। मैं अगर कोई मेरा परिचित हाँ, है, निजी जानकार है, मेरे हाँ, रिश्तेदार है, हाँ, जरूर जाऊंगा, हुँ, मेरे साथ वो है कार्यकर्ता। पर हुँ, सबकी कोई मुहूर्त तो एक दिन निकलता है कि ये मुहूर्त सबसे अच्छा है हुँ। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरे 2 जिले हैं, टोंक और सवाई माधोपुर, तो मैं कितना भी एक कर दिन के लूं। 50 ब्याह। 50 तो बहुत कम बता रहे हो आप। ओके। तो ये लोगों ने बना रखा है, हाँ, पर मैं किसी के खिलाफ भी नहीं, जो जाते हैं हुँ, अच्छी बात है, वो हाँ, जाएं। हुँ, पर मैं इसको नहीं मानता हूँ कि हमको चुना है लोगों ने विकास हुँ, के लिए, और ये हुँ, शादी में ब्याह में जाने, इसका विकास से बहुत कम संबंध है। हुँ। ऑब्वियसली ये Obviously। बड़ी पर्सनल चीज़ है। ही आल्सो वांट टू आस्क एक्चुअली दे वो पूछो, पूछो। सर आपने गर्ल्स के लिए इतना काम किया है एजुकेशन में, तो सर मेरा ये मानना है कि जो लिटरेसी है और जो नॉलेज है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। सर आप जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं देख रही हूँ कि टीचर जाते हैं और बच्चे वहाँ पे पूरे स्कूल में 20 बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि
जो पेरेंट्स है वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में जाएं, तो उनको प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ रहा है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। I fully understand and appreciate your point. सर गवर्नमेंट और मतलब कि क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं हम अपनी तरफ से टू एनहेंस दैट नंबर ऑफ वुमेन्स इन दीज काइंड ऑफ स्कूल? मैं आपको बताऊं, मैं पहले 2014 में दौसा से एमपी बना था। तो एमपी को उस टाइम होता था सेंट्रल स्कूल में इतने एडमिशन करा सकते हो, तो कोटा था 7 या 10 या 12 का जितने। तो जिस दिन आप शपथ लेते हो एक पर्ची आती है, कोई लोकसभा का स्टाफ आता है, सबको एक एक पर्ची देता है, साहब इसमें 3 दिन में 10-10 नाम भर के दे देना। तो मैं चूंकि पहली बार ही एमपी बना था, तो मैंने कहा भाई दे दे, अभी तो पूछूंगा किसी से। मैंने वो पर्ची ले ली, जो सबको दे रहा था मुझे भी दे देंगे। वो 2-1 घंटे बाद आया वही आदमी कि साहब आप पर्ची वापस दीजिए। मैं क्या हो गया कि साहब आप तो दौसा से हो, राजस्थान के वहाँ, कि आपके तो वहाँ सेंट्रल स्कूल है ही नहीं। तो फिर मुझे क्यों दी पर्ची? फिर बताओ। तो वो सबको दे रहे थे। फिर मैं अब तो पर्ची वापस नहीं दूंगा। मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी हूँ जिसमें सेंट्रल स्कूल नहीं है, और वहाँ के जितने एमपी बने सब केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। राज बहादुर जी आपने जानते हो, नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे वहाँ से। नवल किशोर शर्मा जी, राजेश पायलट जी, सचिन पायलट जी, उसमें। और 8 विधानसभा, 3 जिले की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 5 तो दौसा की है, बस्सी और 4 जयपुर की। एक स्कूल नहीं। मैं कि उस जिले का रहने वाला नहीं था, मैं ऐसा कैसे हो सकता है, स्कूल ही नहीं है, केंद्रीय विद्यालय। मैं उस पर्ची को लेके, स्मृति ईरानी जी वो थी शिक्षा मंत्री, मैं थोड़ा उनसा मतभेद भी हुआ थोड़ा आखिर में। मैं कहा जी देखो मैं अब आया हूँ, स्कूल तो लेके जाऊंगा। उनको भी शायद जो भी था, फिर अच्छा मेरा वो नहीं है। फिर मैंने कहा मैडम मैं आया हूँ और मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, तो बच्चों का है। केंद्रीय विद्यालय में अच्छी शिक्षा होती है, सीबीएसई का बोर्ड होता है। बहरहाल उन्होंने दे दी। तो वो मना क्यों कर रही थी? उनका ये था कि इसका प्रोसीजर होता है, पहले हम सब स्टेट से मांगेंगे, इंडिया के स्टेट्स लिस्ट बना के अपने भेजेंगे, उनमें से हम चूज करेंगे। वो फंसा देंगे आपको उसी में चक्कर में। मतलब लंबा प्रोसेस होता है ना, नॉट दैट उन्होंने ऐसे से बना किया है। तो मैंने कहा बहुत लंबा समय लग जाए, आज मैं पहली बार जीत के आऊँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या लेके जाऊँ। हाँ ठीक बात है। तो मेरा वो सोच था, मैं पहली बार एमपी बना था। एमपी वो भी पहली बार ही बनी थी, बहुत पुरानी नहीं थी, पर चलो मंत्री थी। कुछ दिनों बाद वो हट गई, मेरे तो स्कूल खुल गई। तो दूसरे मंत्री बने वो जावड़ेकर जी, प्रकाश जावड़ेकर। हाँ, तो मैं घूमता मैं साहब मेरे एक सेंट्रल स्कूल खोलो। अरे मीना जी यार 6 महीने पहले तो आपके खोलिए। मैं वो तो पुराने मंत्री ने खोली, आपने क्या दूसरी खुलवा ली मैंने बांधी कोई में। तो मैं इस तरह से शिक्षा को, मतलब मेरा जो स्ट्रगल है उसमें नो वन कैन फाइंड फॉल्ट, इट्स कॉमन गुड, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं। तो हमको करना चाहिए। अब मैंने 3 कॉलेज खुलवाए जब मैं एमएलए था, मेरी उनियारा कॉलेज, तीनों गर्ल्स कॉलेज। लोगों ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया, ये चाहता है बच्चे हमारे नहीं पढ़े, लड़कियां ही पढ़े। मैं कि बच्चा तो भाई जो कॉलेज 10 किलोमीटर दूर है वहाँ चले जाएगा, कॉलेज कहीं तो है ना, लड़की थोड़ी ना जा पाएगी। लड़की नहीं भेजेंगे बहुत सारे 12वीं के बाद, सिटी बस नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, रात को अनसेफ है, वो घर उसमें हो जाए। तो लोग इस तरह के लोग हैं। जो जिस कॉलेज का मैंने एक का उद्घाटन किया उसके पत्थर तोड़ दिए गर्ल्स कॉलेज का, और हमारी लड़कियां बिगड़ जाएंगी, वो तो फलानों के लड़कों के साथ चली जाएगी। मैं कहा भाई मैं तो इसके एक तो लड़कियों की बिगड़ने की को मतलब अपने प्रेस्टीज के साथ पता नहीं कैसे क्यों जोड़ लेते हैं सोसाइटी। मैं कहता हूं इग्नोरेंट पीपल, खराब नहीं है, जैसे इनकी सोच है, किसी ने समझा दिया होगा, कोई मेरे से नाराज होंगे, उससे कुछ नहीं। तो मैंने 18 स्कूल जो 10वीं तक थी हायर सेकेंडरी करवाई, गर्ल्स स्कूल। मेरे माना 50% हमारी आबादी है, इसका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है घर के विकास में, क्षेत्र के विकास में, समाज के विकास में। इसलिए मैं शिक्षा गर्ल्स एजुकेशन पे महत्व देता हूँ। ओके डन सर। ऑल्सो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे एसएससी एग्जाम का स्कैम चल रहा है, ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट्स कितना परेशान हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को टेंडर अलॉट करती है जो ऑलरेडी पहले से ही किसी स्कैंडल में फंस चुके हों। और जैसे हम देख सकते हैं कि यूपीएससी है, उसका बहुत कम ऐसा जाता है कि कुछ भी जैसे लीक हो जाए पेपर या फिर एग्जाम सेंटर में, तो उसको हम इतना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं गवर्नमेंट। तो बाकी एग्जाम जैसे एनटीए का भी हो जाता है, नीट स्कैम हो जाता है, तो वो वहां पे क्यों नहीं लागू हो पा रहा? अगर वो एक दूसरे एग्जाम में इतना अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, तो बाकी एग्जाम्स में क्यों इतना चिल्ड्रन और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना फोर्स करना पड़ता है और उनको स्ट्रगल करना पड़ता है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है पर सत्य है, जो आपने कहा सच कहा। एग्जाम्स में नहीं, हमारी नौकरियों में, प्रदेश की सिविल सर्विसेज होती है, राजस्थान में आरएएस का स्कैम चल रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और समाज में गलत मैसेज जाता है। बट ये आम आदमी नहीं करता, इसके प्रभावशाली व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है।
मैं किसी पार्टी का व्यक्ति का नहीं, इसमें प्रभावशाली व्यक्ति, ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम लोग हर पार्टी के हम जांच करवाएंगे, आज तक किसी ने जांच नहीं करवाई किसी दोषी को, पार्टियां आती रहती उनके है खुद के और बंदे लगवा देते हैं उन्हें, और इससे एक आम आदमी में विश्वास उठ जाएगा व्यवस्था में। जैसे भगवान जब तक ये जब काम का विश्वास है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति हो जाएगी। आप न्याय चाहते हो तो न्यायपूर्ण तरीके से मिलेगा, अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, सबको वोट देने का अधिकार है और आपकी इच्छा है, पर अगर आपने वोट में पैसे, कुछ लोगों ने, सबका नहीं कर, कुछ ने पैसे लेके दिया, जाति देख के दिया, धर्म ने, तो अन्याय तो आप कर रहे हो। तो जो जिस रास्ते से बनेगा वो वैसे ही काम करेगा। सोसाइटी तो वैसे ही वही है ना। आज जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, चाहे गांव में सरपंच का हो, हमारे सरपंच होते हैं, वो पार्टी के टिकट पे नहीं होता, सरपंच को टिकट नहीं मिलता है। हर सरपंच 50-50 लाख 60-60 लाख खर्च करा उसी गांव में, एक गांव का ही तो सरपंच है, और फिर वो उसको कमाने भी है, तो लगाने, वो धर्मार्थ में थोड़ी कर रहा है। और 5-5 कैंडिडेट है, करोड़ों रुपए तो कोई ले रहा है, वो खर्च कर रहा है। तो ये तो पहले जनता को कहना चाहिए कि हमारे कोई भी बने पैसा खर्च नहीं करेगा, वोट तो आपका है। तो इसी तरह एमएलए एमपी में घोषणा, मैंने सुना टिकटों में भी गड़बड़ी चलती है, मुझे पता नहीं रेट क्या है, मैंने टिकट खरीदा घुमा फिरा के आए गए। अब मैं तो पूछने वाला, मैंने खरीदा नहीं टिकट, पूछा नहीं, बता दे सर। रेट तो पता ही होंगे आपको, जो आप दोनों पार्टियों में रहे हो, जो देते, जिन्होंने लिए होंगे, जिन्होंने दिए होंगे वो जाने। तो ना तो मैं टिकट बांटने वाला बना कभी और ना खरीदने वाला बना, तो होता है ना। सर कितने आपके ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये किया होगा? मैं किसी मेरे सब दोस्त हैं, मेरे 550 जो दोस्त हैं, मैं सुनने में आता है, मैं किसी चीज का गवाह नहीं हूँ, पर लोग चर्चा करते हैं नहीं करते। ठीक बात है, हो गया। हाँ सर, टाइम है तो 3-4 सवाल मर्जी आ जाते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। 2014 में आपने इलेक्शन लड़ा बीजेपी के टिकट पे। आप बता रहे थे कि जब आप सर्विस में थे, बीआरएस पे थे, तभी आपके को अप्रोच किया गया पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। इंटरव्यू में ही बताया आपने कि आप चुनाव लड़िए। तो हाउ फेयर इज इट कि जब आप सर्विस पे हो तभी आप एक तरीके से पॉलिटिसाइज हो जाते हो? क्या आपको, जस्ट सेकंड, क्या आपको ये नहीं लगता कि देयर शुड बी ए कूलिंग ऑफ पीरियड, कि जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जुडिशरी है, कि आपको रिटायरमेंट के बाद 1 या 2 साल होने चाहिए कि आप उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करो? तो वो आपको क्या लगता है? और एक सेकंड ये भी, जब आपने कहा कि जनता ने मुझे चुना या जनता चुनती है, जनता एक तरीके से टेस्ट लेगी उसका, बट जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट रहे, तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा रोल होता है कि मतलब कौन से कैंडिडेट जीतेंगे और कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो मतलब जनता आपको चुनती है या फिर मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी आपको चुनती है? अगर फॉर्मली औपचारिक तरीके से पूछोगे मेरे से, फॉर्मली जनता आपको चुनती है, जनता के वोट जीते हो। अब पार्टी के भी वोट होते हैं, कोर वोट हर पार्टी का होता है, अगर उसको टिकट मिलेगा तो आपको वोट तो अश्योर्ड है। कुछ पर्सनल वोट्स भी होते हैं, हर पार्टी 500 आदमी को टिकट दे दे, 500 तो नहीं जीते अगर पार्टी के वोट से जीते, तो कुछ और भी कोर वोट्स होते हैं, और फैक्टर्स रहते होंगे, रीजनल सोशल जो भी हैं उसके। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। कभी जनता आपको वोट नहीं देती, बहुत बार सामने वाले को हराना चाहती है, आप तो बाय डिफॉल्ट जीत गए, ये सब होता है। ठीक बात है, ये हरियाणा में तो ऐसा ही होता है, कहीं भी जो हरियाणा का नहीं कह रहा है, बहुत स्टेट्स में हो जाता है। भाई इसकी रड़क निकाल दी, इसने देखा तो ये ऐसी चीजें हैं। बट हर आदमी को सीरियस इसको पॉलिटिक्स करनी है, पहले तो खुद का आकलन करे, मैं कौन हूं, क्या मेरी गुणवत्ता है, क्वालिटी, और मैं किस उद्देश्य से राजनीति में आ रहा हूं। अगर आपको अपनी मंजिल पता नहीं तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचोगे, और उस मंजिल पे जो भी आपका उद्देश्य है राजनीति में आने का, उसका तरीका ढूंढोगे विच इज द बेस्ट वे। जैसे मुझे जयपुर से चंडीगढ़ जाना है, हवाई जहाज से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, बस से भी जा सकता हूँ। कोई ज़्यादा आप जैसा हो कि मैं यार पैदल चल जाऊँगा, रोहतक होते हुए हिसार पहुँच जाएगा, कहाँ जा रहा था, इसे बैल कतरा लगा लिया आपने, क्या समझ रहे हो ना। सो आपको काम भी पता होना चाहिए, काम का तरीका होना चाहिए, बिकॉज अनलेस यू नो द प्रोसेस यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। पॉलिटिक्स एक प्रोसेस है, पॉलिटिक्स अपने आप में कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, तो उसमें जनता भी चाहिए, जनप्रतिनिधि भी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी भी चाहिए, सो मेनी थिंग्स। तो इसका जब तक आपको कॉम्बिनेशन, सब तरह के लोग आ जाते हैं, कोई नाम के लिए आता है, भाई मेरा नाम हो जाएगा चुनाव लड़ने। अभी मैं आपको एक बताऊं,
मेरे गांव का इंस्पेक्टर है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ा था मेरी पार्टी से। क्या बात है। तो यहाँ से तो उसको टिकट नहीं मिला, वो वहां से 600 किलोमीटर दूर ले आया टिकट। अब जो मैं कहा यार तू यहाँ से कहाँ चले गया, कैसा अपना नाव करना था, चुनाव लड़ लिए। उसको कोई मलाल नहीं है, लड़ लिया, पार्टियों ने टिकट दिया, वो लड़ भी लिया। उसको हारने का थोड़ा बुरा लगता है ना, हार गया इतना, ये हो गया कि नहीं क्या हो गया, नाम तो हो गया अपना कि लोकसभा का चुनाव लड़ा है। तो ऐसे भी लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। And what about cooling off period? Cooling off, I think if there is a rule, there should be if there is a rule, there should be a rule. If there is no rule, then you can't talk of rules. Ideally, yes. Ideally, yes. Yes. हाँ, तो आपने मतलब पर्सनली अपने पे अप्लाई करने की कोशिश, वो तो पार्टी करेगी ना, मैं इलेक्शन मैं करता हूँ, करवाता हूँ क्या? डिसाइड तो आप ही करते हो। नहीं, डिसाइड तो अगर नियम है कि भाई 3 साल तक नहीं लड़ पाएगा, मैं भी नहीं लड़ता। मैं कोई नियम हो उसकी तो पालना कर सकता हूँ ना। और नियम एक आदमी नहीं बनाता, पूरी संसद बनाती है। What about morality and ethics, sir? There cannot be any politics without morality and ethics. And job as well? जॉब में भी yes, there has to be strong ethics. तो वो उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए हमारे को कि मैं जॉब में हूँ और किसी ने मेरे को अप्रोच किया है तो हम क्यों नहीं, इसका फर्क हमारे जॉब के ऊपर भी तो पड़ेगा। मैंने रिजाइन किया, फिर चुनाव लड़ा। नहीं, बिना रिजाइन किए तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। वो तो ऑब्वियस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो प्रोसेस पूरी करी, है प्रोविजन। अगर आप मानते हैं कि देयर शुड बी रूल, तो आपको ये नहीं लगता? अगर रूल हो तो सब चीज रूल से होनी चाहिए। रूल नहीं है तो मैं कैसे रूल की बात करूं? रूल तो बने हैं पहले कि जो आईएएस का एग्जाम देगा बीए पास होना चाहिए। अब कैसे वो 12वीं पास हो गया तो हटा दो रूल को, और हो तो सबके लिए हो। मैं कह रूल तो कोई भी व्यवस्था बिना कानून के नहीं चलनी चाहिए। कोई भी व्यवस्था बिना कानून के चलेगी, अराजकता फैलेगी। तो जो भी व्यवस्था हो, जो भी आज का कानून, तो आज तो वही लागू होगा ना जो कानून है। होना चाहिए कानून। क्या कानून होना चाहिए वो तो संसद डिसाइड करे, विधानसभा डिसाइड करे। ओके, तो आप रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलो लेट इट बी। हाँ, और सर जैसे नेक्स्ट आपने मतलब 2018 में मतलब बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन की, आपने कहा कि मेरे व्यक्तिगत मतभेद थे, बट मतभेद तो पार्टीज में होना ही उसकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करती है, एंड इट्स अ गुड थिंग। यस, इट्स अ हेल्दी थिंग। देयर शुड नॉट बी लाइक मनभेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और आपने कहा कि मतलब आइडियोलॉजी के बारे में आपने मतलब थोड़ा कुछ बताया नहीं हमें, तो मतलब एक जो पॉलिटिशियन है उसके लिए एक तरीके से मतलब जो व्यक्तिगत मनभेद ज्यादा जरूरी है या एक पार्टी की आइडियोलॉजी ज्यादा जरूरी है? ही इज आल्सो फ्रॉम जेएनयू सर। मतभेद व्यक्ति से होता है। बिल्कुल। कि मेरे आपके विचार नहीं मिलते, पर मैं आपके परिवार के खिलाफ नहीं हूँ। समझ गए ना? अब ऐसा हो जाता है कि मेरे किसी से नहीं बने तो उस परिवार के खिलाफ मैं क्यों बोलूँ? ठीक बात है। बाप और बेटे की नहीं बनती, स्वाभाविक है, बनती भी है, नहीं बनती। अब वो बेटा कहे कल को कि परिवार ही खराब है। तो मतभेद होना हेल्दी चीज है। मैं तो कह रहा हूँ इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। अगर नहीं हो तो डिक्टेटरशिप है कि मैं मेरे बाप के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, पर मैं बाप का अपमान नहीं करूंगा। अगर मेरे नहीं बनती, बाप को तो घर से धक्का नहीं दे सकता, मैं घर छोड़ के चले जाऊँ, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मतलब मतभेद इतना स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आप पार्टी छोड़ सकते हो? मेरे पास कोई विकल्प, जो भी विकल्प था मैंने अपनाया। तो मतलब और व्हाट अबाउट आइडियोलॉजी? लाइक वर यू इंक्लाइंड टू बीजेपी आइडियोलॉजी एट दैट टाइम एंड देन व्हाई डिड यू शिफ्ट टू कांग्रेस? एंड व्हाट अबाउट करंट आइडियोलॉजी? मैं जहाँ तक हूँ, जहाँ तक जो भी है, पब्लिक लाइफ में क्या होता है, यू रिप्रेजेंट द पीपल। जिन्होंने सबने वोट दिया, मैं तो नहीं कहूँगा, एक विचारधारा के लोग थे, दूसरे भी दिए होंगे, एक जाति के नहीं थे, तो मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूँ? मैं पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता हूँ, उसके बाद जनप्रतिनिधि कहलाता हूँ, पार्टी का प्रतिनिधि नहीं कहलाता हूँ। समझ गए ना आप? सो यू हैव टू फाइंड अ फाइनर डिफरेंस। बहुत सारे लोग हैं, पहले इस पार्टी को नहीं देते, मेरे कारण दे रहे हैं, कल को नहीं देंगे, तो क्या उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ मैं? सो इट इज़ अ डिसीजन दैट एवरीवन हैज टू टेक। इट्स अ इंडिविजुअल डिसीजन। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी है, आपकी परिस्थितियाँ क्या है, आपका क्या है, बट ये तो ध्यान रखो, आप अपनी इज्जत बनाने के लिए दूसरे की बेइज्जत मत करो। हाँ, ठीक बात। आज पार्टी बदलते ही गाली, ये वो है, ये वो है, ये है, नहीं करते, तो मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ। जो मुझे सम्मान देगा सम्मान दूंगा, नहीं देगा अपना रास्ता पकड़े दूसरा रास्ता बदल लूंगा। सही बात है। मैंने इसीलिए मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मेरा जब तक इच्छा थी रहे। आपने ह्यूमन बींग्स में देखा होगा,
म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होते हैं, आरोप फिर लगाते हैं, नहीं बनी खत्म हुई, अब वो खराब था, दहेज प्रताड़ना, ये भी लगा देते हैं लोग। तो जब तक अपना बने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, नहीं बने पार्ट वेज, हेल्दी मैनर, डेमोक्रेटिक मैनर, डिसेंट मैनर, तो ये मैं मानता हूँ ऐसा होना चाहिए। बिकॉज विचार और विचारधारा स्टैटिक नहीं हो सकते, डायनेमिक है। मैं छात्र था, मेरी आवश्यकता एक थी, मेरा एक्सपोजर लिमिटेड था, मैं बड़ा हुआ, मेरा ये हुआ, अब मैं फादर बन गया, मेरा ग्रैंड फादर बन गया, तो विचार आपको में वही होने चाहिए जो आपके 20 साल पहले थे, तो फिर तो यार मैं कैसे ग्रोथ होगी। सो इट इज अ हेल्दी थिंग। मैंने कुछ देखा, कुछ अनुभव किया, कुछ लोगों से मिला, ये मुझे सोच आई कि यार ये भी था देश में, ये भी है समाज में, देन इट हैज टू बी डायनेमिक। स्टैटिक हुआ आदमी का थिंकिंग अगर बंद हो गई, यू आर द एंड ऑफ इट। तो विचारधारा इवॉल्व होती है, इवॉल्व होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए, सोसाइटी में होनी चाहिए। आप पुरानी विचारधारा को छोड़ दीजिए। मैं किसी जो भी आपको लगे बेहतर हो। हमारे बाप दादा पजामा भी नहीं पहना, धोती पहनते थे। अब समय ऐसा आ गया भाई मुझे पैंट पहननी पड़ रही है, तो मैं कोई धोती के खिलाफ थोड़ी हूँ कि आपने यार धोती छोड़ी, तो धोती के खिलाफ हो गए, बताओ आपने बाप ने पहनी। तो आप जो कह रहे हो ना यहाँ से वहां चले, समय है, मैं उसके खिलाफ थोड़ी हूँ। तो मतलब बीजेपी की विचारधारा में आपको मतलब, मैंने पार्टियों का नाम लिया, मैं इंसान के जीवन में, मेरे जीवन की बता रहा हूँ, मैं मेरे जीवन में वो करूंगा जिसको मेरा दिल गवा देगा, चाहे परिवार में हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे संसद में हो। आई विल स्पीक व्हेन आई हैव टू स्पीक एंड व्हेन आई नो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप मुझे कागज दे दोगे, पढ़ दे, मैं क्यों पढ़ूंगा? हाँ ठीक बात है, समझिए ना। तो ये भी हो जाता है बहुत बार, हाउ यू ट्रीट द पार्टी, हाउ द पार्टी ट्रीट्स यू, दोनों साइड दोनों है। आपको लगता है कि आप वोट जीते, पार्टी को लगता है हमने जिताया, हमारे नाम से जीता, भी तो निर्णय भगवान ही करेगा। सर एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर का जो मसला रहता है, जब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे और जब आप जेएनयू आए तो आपको बहुत डिफरेंस उसमें नजर आया होगा। जब आप ये पुलिसिंग में थे और फिर आप यहाँ पर पॉलिटिक्स में आए, तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर भी आपकी चेंज हुई होगी। बिल्कुल। तो उस कॉन्ट्रास्ट के बारे में आप प्लीज बताइए थोड़ा। ट्रांजिशन। हाँ, ट्रांजिशन। मैं बीए मैंने जयपुर से करी, एक कॉलेज है राजस्थान कॉलेज, सरकारी कॉलेज है, उसमें पढ़ा मैं। तो हमारे वहाँ 2 टाइम खाना मिलता था, हॉस्टल में रहता था, कॉलेज के अंदर हॉस्टल था। एक सुबह 11-12 बजे, 10-11 बजे, और एक शाम को 7-8 बजे जब सूर्यास्त। और हम लोग यार 2 टाइम रोटी मिल रही है, बड़े खुश थे। कोई अनहेल्दी भी नहीं थे, कमजोर भी नहीं थे, अंडरफेड भी नहीं थे। नहीं, जेएनयू में आ गए सर एमए करने के लिए, 3 टाइम मिलने लगे, ब्रेकफास्ट में गए, और यार इनका जीवन अभी तो पूरी जिंदगी 2 टाइम में कट गई। यह देख, अब यहाँ से रहते रहते मसूरी चले गए फाउंडेशन कोर्स में, वहाँ 4 टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, टी, और फिर वो तो अब वो कम था या ये ज्यादा था, मैं कुछ नहीं कह रहा, पर ये अनुभव था। तो 2 टाइम भी बहुत बढ़िया थी। So at times, circumstances one should change, adjust, मतलब change and say not change for better, adjust करना चाहिए, and जो है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, try for the best, but accept whatever you get। और सर ब्यूरोक्रेसी से इसमें ये आई पुलिसिंग से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिसको जिस तरह का डिफरेंसेस आपने क्या देखे? जिस तरह मैंने बता रहा हूँ ना, पहले हम किससे मिलेंगे, सरकारी टाइम तो 10 से 5 में मिलने का समय, ऑफिस में मिलेंगे, तो यू कुड डिसाइड कौन आपसे मिलेगा, पहले पर्ची देगा, बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, टाइमिंग आप डिसाइड करते थे। नाउ वो लिबर्टी नहीं है, अब जनता डिसाइड करिए, जब उसको आवश्यकता होगी तो जिस लोगों को कोशिश करते हैं मिलने की, तो एक ये चेंज है। और इसमें ये था कि मैं उस टाइम एक विभाग का उसमें था, मेरी दखलंदाजी पर्टिकुलर। अब हर विभाग में जनप्रतिनिधि, तो आप एजुकेशन में इंटरफेयर कर सकते हो, शिक्षा में ठीक नहीं है, फॉरेस्ट में कर सकते हो, पीडब्ल्यूडी में कर सकते हो, सो आप एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है, उसमें लिमिटेड था। और आप सही बात करोगे, मैं कोई सरकार के कोई वो हो, वो पार्टी इन पावर, अधिकारी तो वही है। कोई अधिकारी, मैंने तो अभी तक नहीं देखा मुझे किसी ने सही काम के लिए मना किया। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी पार्टी पावर में है, नहीं को अधिकारी कोई बता, अगर मैंने फ़ोन किया तो मैंने पूरा रिसर्च करके भाई सही पता लगा उसी का फ़ोन कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे कभी आज तक दिक्कत नहीं आई काम में। मैं किसी मिनिस्टर से नॉर्मली मैं जाता नहीं हूँ, अगर किसी के पास गया मुझे मिनिस्टर ने किसी में, तो मैं जाता हूँ ये मिनिस्टर सक्षम है नहीं है, इसके बस की है नहीं, कहते वो कर नहीं कर दो। तो आपकी अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, सब दुनिया अच्छी है, और कमी मेरे में या निकालूँ आप में, तो फिर तो पार पड़ेगी नहीं। आजकल ये है,
लोग खुद के दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से दुखी है, उसका तो मैं क्या इलाज करूं। रूरल सोसाइटी में, मतलब शहरों का मुझे पता नहीं है बहुत ज्यादा, शहरों में भी यही है सर। गाँव कोई ग्रामीण हो क्या आप में से? गाँव का क्या? सारे गांव के ही है सर। गाँव में एक इंस्टीट्यूशन है हर परिवार में। चलो सॉरी टू इंटरप्ट, ये तो लग गया आपको कि हरियाणा के हम गांव के नहीं लग रहे, हरियाणा के नहीं लग रहे, ये अपने आप में एक एप्रिसिएशन है। तो हर परिवार में, भारतीय परिवार में 2 इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक सास का और एक बहू का। जो भी बहू रही होगी, जो सास है, कभी तो बहू आई थी उस घर में, अब दोनों के इनके झगड़ा होता है, ये घर मेरा, ये घर मेरा। बहू कहती है सास को कुछ पता ही नहीं, पुरानी है, और सास कहती है कल आई को लेने दे, घर तो मैं चला रही हूँ। जबकि असलियत ये दोनों उस घर की बेटी नहीं है। जब बेटी भी चाहिए तो बाहर चली गई और कहती है घर हमारा है। तो ये हमारे देश में अपन सब कह रहे हैं कि हमारा देश है, इसको बढ़ाने की, हमारे देश को बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी है? फिर सबकी है। फिर क्यों कहते हो नेता नहीं करता, अफसर नहीं करता? तो आप किसके मालिक हो तो जिम्मेदारी तो लो। तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी हमको, कलेक्टिव ओनरशिप, कि जो सरकार बनाई हमने बनाई, हमारे भले के लिए बनाई, जो हटाई हमने हटाई। आप किसी को जिता के 6 महीने में परेशान हो रहे यार, इसने नाश कर दिया, कुछ ही एक ही महीने में 6 तो निकालते नहीं है। अब बताओ, आपने राजी से वोट दिया, करते नहीं करते? हाँ। तो ये ऐसा मत करिए आप। जो ऐसा अगर आपकी अप्रोच है तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? आप अपने वोट से, अपनी बनाई हुई चीज से आप नाखुश हो। सर यही तो दिक्कत है जनता के साथ में, सब जगह यही होता है कि वोट देते ही अगले महीने उससे नाराज रहते हैं। तो लोग कहते हैं 4 महीने 11 साल उससे काम तो ले लो तुम एक बार। ये तुमने बना दे दिया। जो सास है जब लड़की की शादी करते हैं, अपने बेटे करते हैं, देख के आती है लड़की को, देखती है और 1 महीने में झगड़ा शुरू। अरे तो कैसे करके आ गई, कैसी आ गई, तूने देख लिया तब स्वीकार तो कर ले। तो यही नेताओं के, नेता बनते तो आपके वोट से ही है ना। तो ये हमको सबको, नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, आप जनता की मेहरबानी से बने हो, खुद की शक्ति से नहीं बने हो। शक्ति जनता की है, वोट की है, संविधान की है। तो उनको भी बहुत हो जाता है, हम हमारे नाम के वोट है, नाम किसी के नहीं है, ये जनता के मेहरबानी से आप बने हो। हमारे का भी ये ध्यान में रहना चाहिए, और जनता को भी रहना है। इसको क्रिटिसाइज करने से क्या फायदा, बनाया तो हम नहीं है, खुद की चीज को कोई क्रिटिसाइज करता है क्या? तो ये दोनों का जब तक हमारा मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होगा, आप देखो कोई सरकार हो, चुनाव प्रचार क्या होता है, वो खराब, वो खराब, वो खराब। आपने क्या किया? वो तो खराब था, हट गया पावर से, जनता अब तू तेरी तो बता तू क्या करेगा। अब मैंने कुछ दिन पहले सुना था, मैंने टीवी में, अखबार में, लोकसभा में सुना कि इसमें कश्मीर के लिए नेहरू जी जिम्मेवार है। नेहरू जी का तो शायद देहांत 93 64 क्या 64 में 63 में हो गया था। अभी बेचारा नेहरू, अब है जनता सुन रही है, सुनना पड़ रहा है। अब क्या करें? तो ये नहीं होना चाहिए, विषय होना चाहिए आज की हमारी प्रॉब्लम है क्या है, उसके कारण क्या है, उसका समाधान क्या है। ये भी है। सर हाउ डू यू सी राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन? आप से तो मुलाकात होती होगी। ही इज अ सिंसियर पर्सन, अ ट्रूथफुल पर्सन, वेरी सिंसियर, वेरी ट्रूथफुल, एंड अ गुड पॉलिटिशियन। ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। कैसे? ही इज टेकिंग एवरीवन अलोंग। एवरीवन अलोंग? एवरीवन अलोंग, अलोंग ना। हाँ। पर वो तो ये कह रहे हैं कि आधे टाइम तो मेरे कांग्रेस वाले बात ही नहीं मानते। मैं लोकसभा का बता सकता हूँ, देखो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला नहीं सर, आप कांग्रेस के मेंबर हो। नहीं, मैं लोकसभा में बता सकता हूँ, मेंबर लोकसभा की बता रहा हूँ ना। उनका ऑफिस है एलओपी का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, लेफ्ट साइड में है। हाँ। उन्होंने सब एमपीज को बुला के सामूहिक रूप से कहा 100 के 100 को कि मुझे कोई कभी भी मिलने चाहो, अपॉइंटमेंट मत लेना, आप सीधे ही वॉक इन टू माई रूम। मैं किसी और से भी बात कर रहा हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ के राहुल जी मेरी बात सुनो, आई एम अवेलेबल, अगला बैठते हैं, आप जाओ बात करो। तो इतना डेमोक्रेटिक लीडर मैंने तो नहीं देखा। ही इज ट्रूथ, उसका पारदर्शी वो है, उसकी जैसा है आपके सामने है। अच्छा, एंड इफ वी कंपेयर हिम विद प्राइम मिनिस्टर देन? मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। व्हाई सर? यू आर नॉट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउ इज दैट उनके इक्वल्स हो ना। देखो मैं नहीं सर, आपको सर आईएफएस होना चाहिए था। यू आर टू डिप्लोमेटिक। व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट कैन आई से अबाउट द प्राइम मिनिस्टर? योर ओपिनियन। सी, जब मेरा एक्सपीरियंस जिससे मुलाकात, उसके बारे में तो कहो ना अच्छा है बुरा है। ऑब्वियसली आपकी मुलाकात होती पार्लियामेंट में, वो तो आमने सामने बैठते हुए तो आप एमपी रहे बीजेपी के। अब बीजेपी का रहा ना, तो आप अपने प्राइम मेरा मिनिस्टर लिमिटेड, मेरा बहुत, देखो हमारा पीएम लेवल का कोई काम नहीं पड़ता। फिर भी आपके एमपी दोस्तों का से मुलाकात तो होती मेरा है। एक हियर से पे मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। राहुल जी का मैं बता रहा हूँ, पर्सनल बता रहा हूँ। हम लोगों ने कहा
कि सब ऐसी ऐसी बात है कि नहीं, आप बताइए। सबको मीटिंग बुलाई कांग्रेस के एमपीज की हॉल में, सबको सबके सामने कहा अगर कोई भी आपके मेरे बीच में आता है मुझे बताना। तो क्या प्राइम मिनिस्टर इतने एक्सेसिबल थे? मुझे इसे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर वो तो उनकी पार्टी वाले बताए ना। आप तो जब आप एमपी थे तब 14 से 18 के बीच में बता दीजिए। मेरा ज्यादा मुलाकात नहीं प्रधानमंत्री मेरी मुलाकात नहीं हुई। कहाँ थे मुझे, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरा उनसे मिलना कोई सदन में हो गया तो एक सदन में कोई मुलाकात थोड़ी होती है, तो 500 आदमी आते हैं खड़े हो, कोई भी जब लीडर आता है स्पीकर आता है हम सब खड़े होते हैं दोनों पार्टी के लोग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वन टू वन मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं। ओके तो सर एक मैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में एक सोशल क्वेश्चन है। सर आप बोर तो नहीं होगे? बोर हो जाओ तो आप बता देना, हम बंद कर देंगे। नहीं चाय पिला दूंगा आपको। चाय मंगाऊं? हाँ आप भी तो पियोगे? हाँ पीऊंगा। हाँ ये देखो राजस्थान के एमपी चाय पूछ के मंगाते हैं। अरे गरीब प्रदेश है, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? 24 करोड़ रुपए की संपत्ति सर। 24 ही क्यों तर ज्यादा की है? आपकी बता रहा हूँ मैं। 1 साल हो गया ना, बढ़ गई अब। नमस्कार भैया, मैं 305 से बोल रहा हूँ, हरीश मीना। यार 5-6 चाय तो भैया बढ़ गई सर। इसलिए क्या कहता हूँ, हमारे इस जीवन में, सार्वजनिक जीवन में पैटीनेस का कोई स्थान नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। बट व्हाट इज बीइंग, हाउ वी आर डिसाइडिंग आवर दिस थिंग, कंट्री का फेट, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, उसके माँ बाप क्या करते हैं। वोट कभी इसका होना ही नहीं चाहिए पर्सनल ट्रेड, ये पॉलिसीज का होनी चाहिए, आपकी विचारधारा क्या है। पर हमारे कोई विचारधारा की बात नहीं करते, क्योंकि सर पढ़ाई लिखाई भी तो हो लोगों में, एजुकेशन तो हो तब करेंगे ना पॉलिसी की बात। अब तो 1 to 1 का सीन है, आप कैसे कह सकते हो? मैंने आपको राजस्थान का 70 साल पुराना उदाहरण दे रहा हूँ, मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे, राजस्थानी जनता ने बनाया, उसको किसी को उसकी जात पता ही नहीं किस जाति का है। तो लोगों ने जात देखी नहीं ना, जात तो होगी उस टाइम भी, और कोई बहुत बड़ी जाति का नहीं था, बस 17 साल लगातार रहा, चुनाव नहीं आ रहा कभी, और बहुत इन्फ्लुएंशियल था वो, पावरफुल आदमी। नेहरू से बहुत शिवचंद्र जी माथुर, हमारे कोई माथुर गांव में सरपंच नहीं, 2 बार सीएम बना जनता ने, तो जनता के धन्यवाद है। बरकतुल्ला खान सीएम बने और सीएम की कुर्सी पे मरे, किसी की हिम्मत नहीं हटाने की, कोई मुसलमान थोड़ी हमारे वहाँ। तो जनता, पुराने लोग कम पढ़े लिखे थे, समझदार बहुत ज्यादा थे। कास्टिज्म तो तब ज्यादा था। Sir, we say कि people don't cast their vote, they vote their caste. दिस इज नाउ, दिस इज लेटेस्ट, ये लेटेस्ट वो है, पहले ऐसा नहीं था। सर कब से लग रहा है आपको? 25-30 साल, राजस्थान का बता सकता हूँ, राजस्थान 25-30 साल से पर सर शुरुआत हुई, अब थोड़ा चरम सीमा पहुंच रहा है। अब चरम सीमा पे है। पर सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो लीडर आइडियोलॉजिकली कोई पर्टिकुलर वे में इंक्लाइंड हो, तो जनता भी फिर उसकी आइडियोलॉजी को देखकर वोट करती है? जो लीडर कास्टिस्ट है, कास्ट के तरीके से काम करता है, तो फिर जनता भी एक तरीके से कास्टिस्ट हो जाती है। तो अ लीडर शुड बी अ रोल मॉडल, खुद को रास्ता बताओ और दूसरों को प्रभावित करे, आकर्षित करे, जो भी आप उसको देख, तो आप बनो तो सही। अब मैं आपको गाली दे के लीडर बनाऊं तो मेरे सपोर्टर तो आपको गाली देंगे, तो मैंने सिखाया उनको ये सर। अब वो हरियाणा का मेरे सामने चुनाव, विपक्ष में चुनाव लड़ा था, कि मैं हरियाणा की भैंस का दूध बताऊं, 2 टाइम कुश्ती लड़ करता हूँ, ये करता हूं। मैं यार वो जिसका नाम ले रहा हूँ क्या, जौनपुरिया, कि राजस्थान की तो बकरियों का दूध पीता है। और 10 साल एमपी रह गया सर, गजब है। और जनता का क्या करे, अरे कभी लंगोट बने कोई कुश्ती करता क्या, जो आए सामने आ जाए। तो जनता पसंद भी इन्हीं चीजों को, मेरे बड़े ब्रदर को हराया कि दोनों भाइयों को निपटो, बड़े को तो निपट दिया, उसको भी निपट दूंगा, मैं मार लेगा भाई, मर जाएंगे। और अगर तकदीर में इसके हाथ ही मरना लिखा है तो मैं जनता को यार तुम मार लो यार, इससे क्यों मरवा रहे हो। हाँ ठीक बात है। तो सर एक ये कास्ट की आपने बात करी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो सर पुलिसिंग में भी बहुत है। यस आई एग्री विद, हाँ है बहुत है, जिसका मैं बताऊं, पुलिस में हर यूनिट में एक पद होता है लांगरी, जो खाना बनाता है, अच्छा। थाने में भी होता है, पुलिस लाइन में भी होता है। इट्स नॉट अ कांस्टेबल, क्लास 4 जॉब होता है। तो मैंने एहसास किया कि इसमें जैसे रिजर्वेशन होता है ना, तो इस वर्ग के लिए इतना इतना, इसमें जो आरक्षित वर्ग थे उनके एक ही पोस्ट वो था नहीं। मैं स्टेटमेंट मंगाया मैं कि पूरे राजस्थान में तो कितने पद हैं लांगरी के, होता है टोटल स्वीकृत पद इतने, किसके इतने, तो आरक्षित वर्ग का एक भी नहीं था। मैं क्यों, साहब इनके हाथ कोई रोटी नहीं खाता, रोटी बनाता ना सबकी। So I came down very heavily and I ensured that करो, ये तो है, मैं कह रहा हूँ ना वो।
इट इज सोसाइटी में पुलिस इज अ रिफ्लेक्शन, जो पॉलिटिक्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। पुलिस भी वही आती तो इसी सोसाइटी में से है, ऊपर थोड़ी आते हैं। तो जो मेरी पृष्ठभूमि, जो मेरे विचार, वही तो रहेगी यहाँ के। सो इसमें कुछ तो चीजें अच्छी है। पर उसमें आपने रिफॉर्म भी करे, रिफॉर्म के मेरा इन शॉर्ट बिल्कुल ये होगा। एंड विद इन जेल तो कास्ट और भी ज्यादा है। जेल में तो कास्ट और भी ज्यादा है, आपके मतलब कास्ट के बेसिस पे आपको काम अलॉट किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी। मुझे बताओ विद इन जेल के अंदर में क्या तो काम? कास्टिज्म कैसे? मतलब जो कैदी होते हैं उनको जो वर्क अलॉटमेंट होता है। नहीं फिर उसका ये होता है, एक तो अंडर ट्रायल होता है, एक कन्विक्ट होता है, एक सी उसके हिसाब से होता है। जज मैं तो नहीं सुना जाती का। नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था सर लास्ट ईयर आया होगा, जब उन्होंने वेस्ट बंगाल में कहा था कि मतलब जो जेल में एनिमल्स हैं अभी भी उन्होंने वो कास्ट के तरीके से। राजस्थान में जेल में मैं रहा हूँ, जेल डिपार्टमेंट में, मैंने इसका नहीं सुना है। ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है कि जाति के हिसाब से। सर एक राजस्थान की बात कर रहा था मैं कि जैसे एक ये है कि एक कॉलोनियलिज्म है, एक मतलब फ्यूडलिज्म है। ये दोनों एक तरीके से एक पैरेलल मैं देखता हूँ इनमें कि एक तो आप कोएर्सिव मेजर्स के थ्रू लोगों को कंट्रोल करते हो और एक नॉलेज प्रोडक्शन के थ्रू लोगों को कंट्रोल करते हो। तो अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक बाड़मेर में गया तो मैंने वहां पे देखा जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो अभी भी अपर कास्ट के सामने जाते हैं तो वो नीचे बैठते हैं। तो मतलब अभी उनके पास डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, मतलब लिटरेसी भी आई है, थोड़ी बहुत एजुकेशन भी आई है, बट वो जो साइकोलॉजी में आपका जो अपर और लोअर का डिफरेंस है वो अभी तक नहीं गया। तो मतलब उसके लिए ना तो एक तरीके से कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, मतलब आप राइट्स बता दो लोगों को, बट जब उनकी मेंटेलिटी में ही वो इनग्रेन्ड है तब वो राइट को एक्सरसाइज। मैं मानता हूँ बिल्कुल ये है। मतलब कहाँ से आएगा? क्या होगा उसको? ये एक दिन की तो है नहीं, ग्रेजुअल बनी, तो उसको धीरे धीरे प्रयास करने पड़ेंगे, तो एक दिन में खत्म भी नहीं होगी। बट प्रयास उस लेवल पे तो हो ही ऐसा कैसे होना चाहिए? तो मैं जैसे एमएलए बना 2 बार वहाँ से, तो वहाँ के ठाकुर थे, 9 बार एमएलए रहे वहाँ से, दिग्विजय सिंह जी, क्या बात। उनियारा के होम मिनिस्टर भी थे राजस्थान के, एग्रीकल्चर में जिंदगी भर उनके पिताजी, उनके भाई साहब, वो उनके। तो अब जब मैं गया तो लोगों को बड़ा लगे, और अभी वो उनका देहांत भी हो गया, सब लोग उनकी तारीफ आते, एमएलए हो तो दिग्विजय सिंह जैसा हो। अब चूंकि मैं पड़ोस के होगा तो मुझे ज़्यादा इन चीज़ों का पता है, मैं तो नौकरी में था, आया एमएलए बनने। मैं क्या विशेषता थी भाई, कोई विरोध नहीं करता उनका, कि साहब सबको समान ट्रीट करते थे। मैं क्या करते थे, सब अकेले कुर्सी बैठे थे, सबको नीचे बैठा, कोई आदमी, और खुश थे दिग्विजय सिंह जी भाई, उनके सामने सब बरोबर। किसी को एक आदमी नहीं मिलेगा जिन्होंने कप में चाय पिलाई हो। खुद एक कप मंगाते थे और बाकी कटोरे होते हैं वो, उनमें दे दे के चाय डाल दो, आते तो बाल्टी लेके, और खुश थे, बाल्टी से चाय पिलाते हाँ, सब खुश थे। दिग्विजय सिंह न्याय था साहब, सब बराबर था। अब उनके मानसिक बदलनी पड़ेगी ना, वो जानते ही नहीं थे किस चीज को। तो जब मैं बिठाता हूँ, अरे साहब कुर्सी तो ठीक है, कुर्सी बैठना आदत ही नहीं थी। सो इट विल टेक टाइम, बट मेक अ एफर्ट। पर सर आपकी कास्ट को तो क्रिमिनल कैटेगरी में भी डाला डाली थी। और अब सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस उसी कास्ट से निकलते हैं। और आपके वहाँ पे कुजीन भी बड़ा अच्छा होता है कम्युनिटी का, क्या लाल मांस भी बनाते हैं और कुछ। वो जिस इलाके की बात कर रहे हो मैं उस इलाके का नहीं हूँ। अच्छा। मीना राजस्थान के 32 जिलों में। अच्छा। तो मैं तो यहाँ का हूँ, पूर्वी राजस्थान का, जिस क्षेत्र का, जिन 4-5-6 जिलों के हम लोग हैं, हमारे वेजिटेरियन हैं। अच्छा, आप वैसे नॉनवेज खाते हो? नहीं कहाँ खाते हैं। मीना कम्युनिटी जो हमारे यहाँ हे भगवान, पूरी अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जो पूरी राजस्थान के हैं ना, भैया ट्रेडिशनली वेजिटेरियंस, ट्रेडिशनली। सर आप ये क्या है कि आप बंदा खुद के कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है क्या? चल रहा है। तो उसमें नहीं इसलिए बता रहा हूँ, ट्रेडिशनली वी आर वेजिटेरियंस of Minas of this part of Rajasthan, but Minas का एक तो ये कि we don't have a common language. उदयपुर का मीना क्या भाषा बोलेगा उसकी, और भिल्ली वाले अलग है। हाँ, तो वो लिखते से मीना है। अच्छा। तो मीना is a very misunderstood sort of a name. अच्छा। बट चलो, जब सरकार। पर सर इतना जो फ्लरिश हुए हैं जो मीना कम्युनिटी, उसका तो मतलब एजुकेशन, इसका एडवांटेज क्या रहा, सरकार ने उनको आरक्षण दिया, और ये दिल्ली के नजदीक थे। जैसे मेरी, तो इन्होंने आरक्षण का फायदा उठाया, और फिर इनको एक ही आस लगती थी, गरीबी से पीछा छुड़ाना, तो पढ़ो। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि मीना लड़की डीजीपी बन गई वहाँ की, कौन से स्टेट की, आज ही आई है। अच्छा। हमारे वहाँ की है संपत मीना, पहले सीबीआई में थी, अब झारखंड की डीजी लगी है। क्या बात।
जब ऐसे लोग इतने मेहनती हैं, इनके बच्चे और बच्ची, वो कैसे पीछे रहेंगे? इट इज इम्पॉसिबल। मतलब वो है नहीं। जब आदमी शिक्षित है और जागरूक है, वो तो बढ़ेगा सर आगे। वो ट्रेड्स हैं वो। तो उनको जैसे आप लोगों ने सिखाया कि भाई यही तरीका है, जमीनें तुम्हारे पास है नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और रोजगार है नहीं, तुम बिजनेस कर नहीं सकते, तो आए जाओ नौकरी में। सो दैट वाज अ पॉजिटिव साइड। कुछ ना विकृतियां भी होंगी। जाटो भी बना दो सीएम राजस्थान में, नहीं हटाओगे उन्होंने दबाव। राजस्थान में किसी का ही नहीं बना। राजस्थान में जो प्रमुख जातियां है ना, आप ये देखो, आप सुनो सर को आरिन, न जाट बना, ना गुजर बना, ना मीणा बना, और जो जाट तो कभी नहीं बना। किसी कोई नहीं बने किसी भी। अच्छा ना आज तक ही नहीं तो बना। राज वही कोई लोग- पार्टी प्रोजेक्ट ही नहीं करती। कोई पार्टी। सर और उसका कारण ये क्या है? बहुसंख्यक हैं। कारण क्या है? जाटों का और मीणाओं को बोल दूं, ये बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक मतलब क्या होता है? मेजोरिटी। मेजोरिटी। अच्छा। इनके 35 40 ML हैं एक एक कास्ट के। पर इनका नाम आते सब हाथ जोड़ देते रहे, नाम किसी को नहीं बनाता। ये नहीं होने चाहिए। और ऐसा खराब नहीं है, लोगों ने धारणा बना दी। हाँ कोई खराब है क्या सर? नहीं, खराब तो नहीं है, पर फिर भी ऐसा क्यों? खराब एक इंडिविजुअल हो सकता है, उसकी कम्युनिटी को क्यों दे रहे हो? हाँ। अगर मैं गलती करूं, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरी कम्युनिटी को थोड़ी मिलनी Thank चाहिए। you. पर डालो। कुछ लोगों ने चलाया, कुछ लोगों ने इसको स्वीकार किया। हम्म। बट इट इज मैं ये मानता हूँ, चीनी नहीं लोगे आप? चीनी रहने दो, थोड़ी सी डाल दिया। जैसे ये लो, हम लोग जब छोटे थे, एक बहुत बड़े किसान लीडर होते थे राजस्थान में, कुंभाराम आर्य, हाँ 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 चौधरी कुंभाराम आर्य, हनुमानगढ़ या कहीं और वादरा इस साइड के थे। हाँ, बीकानेर साइड में थी सर। हम उस साइड के बीकानेर साइड के थे। हाँ हाँ। और उनके बाद जो बड़ा किसान लीडर, उनके जाने के बाद नंबर नाथुराम मिर्धा। नाथुराम मिर्जा। वो कैसे आदमी थे? सन 77 में जब चुनाव हुए, पूरे उत्तरी भारत में कांग्रेस हार गई थी और वो जीती। इंदिरा जी भी हार गई। वो अकेला आदमी पूरे उत्तरी भारत। 80 में उनका क्या मतभेद हुआ, जैसे हम कह रहे हो ना, उन्होंने छोड़ दी, पता नहीं क्यों। वो बावड़े तो हमें छोड़ नहीं नहीं, मतभेद हुए होंगे। मैं पूरे उत्तरी भारत में कांग्रेस जीती, वो अकेला कांग्रेस के खिलाफ जीती। भला आदमी, एस्ट्यूट लीडर। नहीं, आई वर्कड इन द डिस्ट्रिक्ट 3 years as a SP, 2 years as a DIG, तो आई नो हिम फेयरली वेल, ही इज नो मोर। वो जनता का आदमी था। वो कहता मुझे जनता के और मेरे बीच में पार्टियां नहीं आएंगी। क्या बात है सर। ऐसा आदमी था। मैं दो उदाहरण ऐसे दे रहा हूँ ना, बहुत तगड़ा आदमी था। ज्योति का ग्रैंडफादर, ज्योति मिर्धा जो है, हाँ ज्योति, इसके ग्रैंडफादर के दादाजी। पर ज्योति तो बिल्कुल नहीं वैसे। मैं किसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, जिसको मैं जानता हूँ, वो तो करते ही नहीं होगे। उसके मैंने नौकरी करी, पर शायद उसमें सब गुण थे जो एक लीडर में होने चाहिए। MA LLB प्री 47 का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट। तो मजाक करते थे मेरे से, मुझे काफी वो पसंद करते थे कि हरीश जी काश मैं जाट नहीं होता, तो आज भगवती मेरे से ज्यादा पढ़ा था। जब नाम चलता रहा था जाट। मैं कहता हूँ ना, ऐसा आदमी, नो मैच, कोई मैच ही नहीं सर। VP सिंह जी उनको इतना पसंद थे, PM थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। किसी को लोगों को नहीं पसंद थे। तो कभी चीज, आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है। He should have been rewarded or punished for his qualities। अब जाति के हिसाब से आप फैसला करता हूँ, उसमें क्या करे आदमी? पर जाति के हिसाब से वोट भी तो पड़ते हैं यहाँ से। नहीं, उसका ऐसा नहीं। नाथुराम जी का नहीं। तो मैं 5 साल उस जिले में रहा हूँ सर, मैंने तो उसके कोई विरोध कर ही नहीं सकता था। नागौर में हम लोग उसके विचार ऐसे थे। नागौर ने पूरे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, उनका तो कार्य क्षेत्र बड़ा था। अच्छा, काफी इन्फ्लुएंस था। बहुत इन्फ्लुएंस है। अच्छा, वो भला आदमी, ऐसा आदमी आपको, वो मजाक सुनाते थे मुझे। जब वो हिंदुस्तान आजाद हुआ 47 में, फर्स्ट इलेक्शन हुए 52 में, तो उसके बीच में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी विदाउट इलेक्टेड, स्टेट्स में बनी। तो राजस्थान में एट द एज ऑफ 26 or 25 ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ओह माय गॉड, विदाउट इलेक्शन। 52 में इलेक्शन फिर जीत गए। तो खुद ही किससे मुझे बता रहे थे कि हरीश भाई उस टाइम तो कोई वोट भी नहीं थे, किसने मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया? तो चुनाव हुआ जब, तो लोग कहने लगे जाट। पहले क्या था? तो उनकी मैंने इतना सीखा उनसे। तो उन्होंने अपने जो प्राइवेट सेक्रेटरी बनाते ना, स्टेट सर्विस के ऑफिसर को, तो उन्होंने अपने ही गांव के जब वो मिनिस्टर बने 52 में, तो कैबिनेट में मिनिस्टर ही थे तब, वही रहे।
उनके गांव का एक अनएम्प्लॉयड यूथ था, रामनिवास मर्दा, कि तू ही बन जा यार सेक्रेटरी। उनका वो रिश्तेदार या कुछ नहीं, गांव का एक गोत होगा ना, गोत सब उसी गोत होंगे जो भी, उसको लगा लिया। 54 में नागौर में एक जाट एमएलए की डेथ हो जाती है, सिटिंग एमएलए की। तो जो उन्होंने मुझे किस्सा बताया कि भाई मैंने कहा कि मैं तो, मेरा जैसा कोई पढ़ा लिखा हो उसको टिकट दूंगा। बहुत पावरफुल थे, टिकट तो उनके हाथ में थे, वोट भी उनके नाम के थे। तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को कहा यार सेक्रेटरी साहब देखो कोई नागौर में कोई पढ़ा लिखा जाट हो तो कम से कम बीए पास तो। सेक्रेटरी साहब जो उनका सुना है बता रहा हूँ, देखो मुझे मैं नागौर का निवासी नहीं हूँ, मैं तो बहुत दूर का हूँ। तो कैसा सेक्रेटरी साहब 10-15 दिन बाद घूम के आए, मुझे तो ग्रेजुएट मिला ही नहीं कि यार तू ग्रेजुएट है, तू इस्तीफा दे, तू ही बढ़ जा। कि साहब मुझे वोट कौन देगा? वोट मैं दूंगा, टिकट भी दूंगा। तो मैं चाहता हूँ हमारा नेतृत्व कौन, आज़ाद हुए हैं, पिछड़ी कौम है, तो पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को इस्तीफा दिला के बना दिया एमएलए। सेक्रेटरी सर मैं तो इतनी कम मेरी सर्विस थी, अगर और करता तो आईएएस बन जाता। दूसरे दिन से क्रिबिंग शुरू। तो मुझे कहा यार जिंदगी में मुझे परेशान करेगा कि जैसे मैंने आईएएस बनने से रोक लिया। तो जब बात ज़्यादा बड़ी तो उन्होंने कहा ऐसे कर भाई मैं बनवा देता हूँ तुझे। खुद ने अपना इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद से सुखाड़ा, जिसका इसको मंत्री बनाओ। ओह माय गॉड, ये पागल हो जाए। और खुद का विभाग जो पोर्टफोलियो था ना कि इसको मेरा पोर्टफोलियो दे दो। वो 3 साल ऑर्डिनरी एमएलए रहे। जब 52 के बाद 57 एमएलए हुए, उसको भी लड़ाया, उसको स्पीकर बनाया और खुद का विभाग वापस लिया। ये काम भी कोई जाट ही कर सकता है सर? अब ये मैं नहीं कर सकता, मैं समझदार आदमी, मैं जाति की बात ही नहीं कर रहा। बस ही वाज अ मिसअंडरस्टूड पर्सन। वो सबके साथ न्याय करते थे, खुद के साथ अन्याय हो गया उनके। क्या करे आदमी, हो जाता है। तो ऐसी चीजें हैं जिनका को इतिहास के बाद कम से कम बदल नहीं सकते, इनसे सीखें तो सही। हर चीज में हम जाति बिरादरी की क्यों बात करते हैं? उनकी भी तो बात करो। देवीलाल जी बड़े लीडर थे, देवीलाल जी के नाम सुनाते क्या, तो वो मजाक करते थे कि यार मैं, मतलब वो तो बहुत कुछ चीजें कहते थे, क्या पता किससे मेरा कंपेयर तो डंके आदमी से करो। वो शब्द मेरे को याद है जो कहते थे। बताओ क्या कहे, बताओ तो दुखी होते थे। हाँ सर, एक ये आज के टाइम में बड़ा एक पॉलिटिकल डिबेट भी है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, कि एक तो इसको नेगेटिवली देखा जाता है कि मतलब आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मत डालो, और एक ये भी है कि मतलब कई जो कास्ट एक इंडिया की रियलिटी है, रिलीजन भी एक रियलिटी है, बट कई कास्ट है उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव कहीं नहीं। और ये मतलब ये पॉलिटिक्स की भी रियलिटी है कि कोई कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो उस कास्ट के लिए वर्क करता है। तो मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए? मतलब होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। देखो हर जाति अच्छी है, ये सामाजिक व्यवस्था है, पर राजनीति सार्वजनिक होती है, उसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए। आपकी जाति के मामले में करो ना, आपकी कुरीतियां छोड़ो, बाल विवाह छोड़िए, छुआछूत छोड़, जो भी आपको करना है, मतलब हर जाति में कुछ कमी होगी उनको दूर करो। हाँ। जाति उसलिए है जरूरी आप जात के प्रतिनिधि हो। जब आप निर्वाचित पद पे आते हो आप सबके प्रतिनिधि हो, फिर आप जाति की बात नहीं कर सकते, फिर तो सबकी बात करो ना। तो सर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का नहीं है, एंट्रेंस नहीं करेगा। नहीं, हर आदमी को मैं बताऊं, हमारे राजस्थान में 2 बार शिवचरण जी माथुर रहे, राजस्थान में 1 माथुर सरपंच ने 2 बार सीएम रहे हमारे, हम नहीं बनाए, भला आदमी था, ठीक है। ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आज मोदी जी पीएम बने, कोई जाति के कारण बने क्या? लोगों को पता भी नहीं जाती, तो जाति है अच्छी, ठीक है, पर वो एक सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है। तो राजनीतिक व्यवस्था में सार्वजनिक बातें होनी चाहिए। जाति मेरी निजी है, स्कूल सार्वजनिक है, शिक्षा तो सबकी बात करो। मतलब मैं तो डिसएग्री करता हूँ कि एक सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये दोनों अलग नहीं है। मैं तो अलग मानता हूँ, इंटरसेक्ट करती है। ये कहीं कभी हो ही नहीं सकता कि जाति आप नहीं अलग हो, आपके अलग हो। मेरा धर्म क्या है वो मेरा मामला है, पर मैं दूसरे धर्म वाले से क्यों नफरत करूं? वो उसका धर्म है, वो ठीक बात है। तू आज राजस्थान का बता, समझ राजस्थान का बता, हम लोग इतने छोटे हो गए मानसिक रूप से। पहले हमारे गांव में एक मंदिर होता था ठाकुर जी का, हमें ठाकुर जी की जात पता नहीं थी, धर्म पता नहीं था, सब जात के लोग उसका मंदिर से निकलते हाथ जोड़ के, गर्दन नीचे करके निकलते, नहीं ठाकुर जी बोलते थे। रामदेव जी तो बहुत बात क्या है, नहीं रामदेव नहीं, राम। अब एक मंदिर होता है राजस्थान में, क्या ठाकुर जी बोलते थे, जो भी है वो। हाँ। तो सब लोग उसका हाथ जोड़ते थे। अब धीरे धीरे युवा है आप जैसे पढ़े लिखे,
मंदिर जाट होने मंदिर लग दिए छोड़ कि हम तो अलग ही हैं। तेजाजी महाराज गुजर आए और क्या हम जाटों से कम है क्या? उन्होंने क्या देवनारायण, कोई जाट दूसरे मंदिर में नहीं जाता। मीणा आए, कोई मीन भगवान। बैरवा आए, मेघ रामदेव जी महाराज। विश्वकर्मा, कोई खादी जी महाराज। पता क्या है, मैं कहा यार हो क्या गया, बताओ मैं किसके हाथ जोड़ूं? पहले तो हमने जनता को बांटा जातियों में, अब भगवानों को ही बांट लिया। मेरा एक बैचमेट था, यूपी में डीजी था, तो ये राम मंदिर का चल रहा था, तब डीजीज कॉन्फ्रेंस होती है सालाना दिल्ली में, उसमें मिलते थे। अरे तुम्हारे क्या हो गया यार, हमारे तो यूपी में चरम सीमा पे पहुंच गया। भगवान राम को तो राजपूत बना दिया और कृष्ण को यादव बना दिया, तो यादवों ने अयोध्या जाना बंद कर दिया और इन्होंने ठाकुरों ने मथुरा जाना बंद कर दिया। क्या हद सीमा है, ये निजी मामले हैं, इसको कहाँ ला रहे हो सार्वजनिक जीवन में? तो असलियत है जो भी थे, पर तो इसलिए पॉलिटिशियन हो गए, आप सबके हो गए। अब वो भगवान है तो सबका है, आप भगवानों को भी जातियों में बांटोगे तो किस हद तक बांटोगे हमें? आप वोट भी जाति पे दोगे, भगवान भी दोगे, फिर न्याय किससे मांगोगे आप? तो कुछ मैं नकारता नहीं हूँ कि जातिवाद, जातियां नहीं है, जातियां हैं, अच्छी हो व्यवस्था जिन्होंने बनाई चली आ रही है, आपको रिफॉर्म अच्छी करना कहाँ से है सर? अच्छी होंगी जिसको अच्छी लग रही है, मैं को नहीं बोल रहा, पर जिसको रिफॉर्म कर सकते हो उसको तो आप करो। यू हैव टू टेक अ कॉल, अदरवाइज इतने डिविजन्स हो चुके हैं सोसाइटी के अंदर। मैं कुछ दिन पहले, एक ओबीसी की जाति है बार्बर, नाई। अच्छा तो नाई बोल दो ना सर, क्या मैं क्या कोई नाराज हो जाए मेरे से, कोई नाई को अपमान को। तो मैं उनका सम्मेलन था सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका राष्ट्रीय सम्मेलन, तो एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर भी आए थे उनके समाज के, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो मुझे बुलाया उन्होंने, मैं गया तो वो भाषण दे रहे थे, हमारे फलाना राजा हमारे थे, हमारे समाज के वो राजा थे, ये थे। तो मैं थोड़ी देर तक शांत रहा, मैं कहा यार ये क्या सिस्टम है, मैं तो ओबीसी की जाति समझ के आया, मुझे पता नहीं कि राजाओं के सम्मेलन में आ गया। तो ये हर कुछ, मैं मीना को ही बोलता हूँ, तो जमीन पे रहो, हमको पास्ट को ध्यान में रहना चाहिए, पर भविष्य को समझते हुए, वर्तमान को समझते हुए भविष्य का रास्ता बनाए। आप पास्ट में जी नहीं सकते, भविष्य, वर्तमान को समझो, भविष्य का तैयारी करो। हमारे बहुत लोग, अब ये यूपी में झगड़ा चल रहा है, कौन सा राजा राजपूत था, गुजर था, पता नहीं कौन सा चल रहा है, रोज झगड़े हो जाते हैं। मैं तो देखता ही नहीं हूँ यूपी में चल रहा है, वेस्टर्न यूपी में चल तो रहा है, कोई ये बन गया, कोई ये बन गया। हमारे वो विश्वेंद्र सिंह जी है भरतपुर में, वो कुछ और कहते हैं, उनका बेटा कुछ और कहता है। वो बड़ा भारी बावड़ा था। नहीं, मैं ही नहीं कह रहा, हमारा राजा है, बता, मैं तो कैसे कहूँ बावड़ा, आप तो कह सकते हो। राजा को नहीं कह रहा मैं, छोरे को कह रहा हूँ, युवराज को कह रहा हूँ। तो इन चीज़ें का क्या अंत है यार, हमारा निजी मामला खत्म करिए इसको, तुम किसको क्या हो, हमारे संविधान नागरिक हो। तो ये प्लीज वी हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। सर पॉलिटिक्स में आने के बाद आदमी इनह्यूमन नहीं हो जाता? थोड़ा तो होता है। क्यों? आपको नहीं लगता? आप बताओ। मैं ह्यूमन हूँ भाई, मैं तो पूरा हूँ, मैं पूरा का पूरा हूँ। मैं सच बताऊँ, ऐसा मैं इतना खुश हूँ। खुश तो हो गए सर, एमपी हो आप। नहीं, अगर मैं सुखी हूं, मैं दूसरों को दुख क्यों दूं? बट आई एम ट्रूथफुल, यू कैन कॉल इट ब्लंट ऑल्सो। मैं जिसको जो कहना होता है मैं मुंह पे कह देता हूँ कि भाई इतना चलेगा, इतना नहीं चलेगा, बाकी ठीक, राम। सम्मान सबका करूंगा, मैं अभिमानी भी नहीं हूँ, आप सम्मान की बात करूंगा। आप मुझे इज्जत दोगे, मैं आपको इज्जत दूंगा। नहीं, अपने रास्ते अलग अलग है। अभिमानी होना तो गलत है, पर स्वाभिमानी तो होना चाहिए। बिना सम्मान के आदमी आप जिंदा लाश हो। आप राजनीति कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, इज्जत के लिए कर रहे हैं, इज्जत बेच के कर रहे हैं, ये तो निर्णय करो आप। चाहे नौकरी कर रहे हो, जो भी अपना पेशा है, इज्जत के लिए कर रहे हैं ना। तो ऐसा कभी आपको लगे कि भाई आपकी इज्जत से ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, खत्म करो। हाँ, फिर तो ठीक बात है। ये निर्णय अपने को सबको करना है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, पृष्ठभूमि अलग अलग है, मजबूरियां अलग अलग है, पर इज्जत तो सबको पसंद है। उसकी बात क्यों नहीं करते आप? सर आखिरी क्वेश्चन, और इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। सबका तो जवाब दे दिया मैंने, कुछ नहीं छुपाया। जो कोर्स में था उसका भी जवाब दिया, जो कोर्स के बाहर था उसका भी जवाब दिया। इसका तो आप दोगे नहीं जवाब, पर फिर मैं पूछ लेता हूँ। जिंदगी में बिगेस्ट ऑफर कितना आया रिश्वत का? जितना आप दोगे ना उतना मैं ले लूंगा। नहीं, ये पॉलिसी रखी आपने। जितना आप दोगे तो क्या होता है, सामने वाला ही बात करता है, उसको पता है किससे करना है।
पंडित भी तिलक लगाता है, लाड़ देखता है किसका लगा रहा है। मेरे एर को राजा के बराबर का थोड़ी लगाएगा, राजा को लगाएगा यहाँ से यहाँ तक और मेरे भी। तो ये परिस्थितियां है। मैं नहीं कहता क्या होता है क्या नहीं होता है, आप, मेरी जिम्मेवारी मेरे तक है। और मैं 38 साल पुलिस की नौकरी करी मैंने, और सार्वजनिक जीवन है, और मैं 4 चुनाव इसमें, ये भी सार्वजनिक जीवन है। अगर कोई भी आरोप लगा और इतने साल में अगर 50 साल में बेदाग निकल गया, कहीं तो कुछ तो होगी इसमें। नहीं सर, आप बेदाग हो, मैं ऑफर पूछ रहा हूँ कितने का है सबसे ज्यादा। मैं कुछ नहीं कहता इसके बारे में। हमें राष्ट्रपति के भी चुनाव में वोट देना होता है, राज्यसभा में भी देना होता है, जब एमएलए थे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर अगर कहीं हो तो आप इससे निकल गए। आज मेरा विरोधी हो, पक्ष का हो, विरोधी मेरे पे ये तो नहीं कह सकता कि भाई यार के आदमी जो मर्जी आती जो करता है, पर दबता किसी से नहीं। तो अगर या तो मुझे वो चीज़ चाहिए या मुझे दबना चाहिए। 100 बार मरोगे आप, वो आपको खुद को निर्णय करना पड़ रहा है। हर आदमी की पृष्ठभूमि अलग है, हर आदमी की सोच अलग है, हर का भविष्य अलग है। तो जो भी आपकी वो, पर आप करो, करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। मैं किसी चीज़ से नकारता नहीं हूँ, किसी से हानि बढ़ता हूँ, पर मैं ये मानता हूँ मैं जो करता हूँ अपने दम पे करता हूँ, जनता के आशीर्वाद से करता हूँ, और जनता ने मेरा साथ दिया। विभाग में था, पूरे विभाग ने मेरे दिया। कोई विभाग में कुछ भी कहते, लोग कहते थे साहब इसकी चलती है, जबकि चलनी तो होम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की चाहिए। तो वो तो आप हम तो नौकर थे, आप ही के बंदे थे सर। मैं तो सरकारी कर्मचारी था भाई। हाँ ये क्यों, सीएम भी मेरा बात हुई है। वो इसलिए मानते थे, जैसे गहलोत साहब अभी कोई, वो तो जनता है धारीवाल जी, कहते हैं यार आदमी जिद्दी बहुत पक्का है, मानता किसी की नहीं, फिर भी अच्छा आदमी है। मैं ये कहता मैं कानून का नौकर हूँ। आप मुझे कोई बात ओरली मत कहिए, अगर आपको मेरे से करवाना आप लिख के दे दीजिए, मैं एग्री करूंगा से, ये एग्री, मेरे रीजन दे दूंगा, डिसएग्री, यू टेक अ कॉल। आपने ओरली कह दिया, मैंने कर दिया। मेरे टाइम तो बड़े बड़े केसेस हुए थे राजस्थान में, भंवरी देवी कांड, मिनिस्टर्स जेल में गए, आई वाज द डीजीपी, अच्छा, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर, महिपाल मदेरणा, हाँ, इमल खान सिंह बिश्नोई मेरे मिलने वाले थे। मेरे कॉलेज के नजदीक था सर आपके ऊपर तब ना, मेरे को कोई प्रश्न आए, मैंने कहा विल टेक अ कॉल ऑन मेरिट, कैबिनेट का सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर। प्रेशर आए होंगे भाई, मैं स्थानीय लोगों ने कहा कि साहब लीजिए, ये कानून आप देख लो, वकील को दिखा लो, ये टू बी अरेस्टेड, ये टू बी अरेस्टेड। 2-3 में, एक बाबूलाल नागर दूसरा मिनिस्टर था, वो भी अरेस्ट हुआ। अब सब कहते हैं साहब आप तो कांग्रेस विरोधी थे, कांग्रेस के सब मिनिस्टर को बंद कर दिए। मैंने कहा बंद किए, अब ये भी आरोप है मेरे ऊपर। महिपाल तो मेरे कॉलेज का मेरा साथी था। अच्छा, आप ही के साथ? हाँ, राजस्थान कॉलेज का। तो अब दुर्भाग्य, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, किसी ने कंप्लेन की, किसी को जांच हुई, निर्णय का आया, भाई जो भी मेरिट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उसके हिसाब से कार्रवाई करो। सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी का सीएम साहब जोधपुर के, वो जोधपुर का, और पावरफुल लीडर थे वो। पावरफुल लीडर, परशुराम जी के लड़के थे, बहुत बड़े लीडर हैं। उनकी लड़की एमएलए बनी, वो दिव्या मदेरणा है ना, आजकल आती है सोशल मीडिया में। हाँ। तो मैं ऐसा कहता हूँ, ये निर्णय आते हैं आपको लेने पड़ते हैं, बट देन आपकी अप्रोच प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसमें कोई पर्सनल तो कुछ भी नहीं है ना। और ये जरूरी नहीं है कि आपकी डिसीजन सही है, आपका प्रिसिशन उन्हीं फैक्ट्स पे लोअर कोर्ट सजा कर देता है, हायर कोर्ट छोड़ देता है, फैक्ट्स तो वही हैं। हाँ। तो इट इज नॉट दैट वो कोई गिल्टी है, कोई मेरा अप्रिसिएशन ये है, मैं ये मानता हूँ, पर अपील की गुंजाइश है। अगर दूसरा सोचे कि नहीं इसका ये होना चाहिए, तो ये तो नहीं कि उसने गलत फैसला दिया, नहीं, उसने ये सोचा उसकी सोच के मुताबिक, दूसरे ने और कुछ पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से उसकी सोच के मुताबिक जो भी है, इसको कभी नहीं छोड़े ये गलत है क्या है, जो जो सोच ले वो ठीक है। और कौन कौन से बड़े केस सुलझाए सर आपने? नहीं, ये गिरफ्तार हुए साहब सुलझे तो कोर्ट से सजा हुई, मैंने किसी को मैंने किसी को कुछ नहीं सुलझाया, मेरे कौन सजाने वाला। एफआईआर में कहता है निर्णय लेना पड़ता है ना, उसी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स हैं, तो आते हैं, कोई कहता भी होगा, मैं नहीं कहता नहीं कहते, सुनना भी पड़ता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और जो भी आपका विवेक कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई करो। ओके सुरेश, लास्ट में पूछ लो छोटा सा, अगर आंसर दो तो। यार आंसर सब चीज का तो ले लिया नहीं, मतलब आप कई बार ये कहते हो ना एम्बिवेलेंट हो। मैं जो मुझे जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। मैंने एक भी सवाल का मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आप
एक सर, क्या पुलिस सर, सिस्टम में रिफॉर्म की बात कर रहे थे, तो आज के टाइम में सीधी सीधी बात मैं पूछूं तो कास्ट सिस्टम जैसे जो मतलब एक सोसाइटी में है, उसमें कुछ रिफॉर्म वगैरह की कोई मतलब गुंजाइश है या उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए? देखो एलिमिनेट ना तो मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना आपका पर्सनल ओपिनियन। इट इज मेरी बताओ ना, लीगल कानून को उसको बदल सकते हो जो कानून बना हुआ है, रिफॉर्म कर सकते आप। ये तो एक प्रोसेस है। जैसे आपने कानून बना दिया कि भिक्षा मांगना अपराध है, कि भिक्षावृत्ति बंद हो गई, बंद हो गई। वैश्यावृत्ति वो है कि ऑफेंस बना दिया, बंद हो गई क्या? 18 ये क्या जो भी 18 साल से कम के दारू नहीं पियेंगे या दारू नहीं देंगे, बंद। कानून से कुछ नहीं होता। कानून जब आप फॉलो करो। सो दिस इज हाउ, इफ यू आर सिक ऑफ इट डोंट प्रैक्टिस इट। और आपको अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस इट, दूसरा कौन है आपको बताने वाला? तो आप दूसरे के ऊपर क्यों डालते हो खुद का होना? तो आप करो। अगर आपको खराब लगता है, आप मेका फर्स्ट स्टेप तो लो, सेकंड स्टेप देखा आएगा नहीं आएगा। आप करो नहीं और सिस्टम खराब है, तो आप खराब सिस्टम को टॉलरेट क्यों कर रहे हो? यू आर इक्वली। किसी को अपराध को या गलत चीज को सहना, उसको बढ़ावा देना है। ब्रेक इट इफ यू फील लाइक। बहुत मौके मिलेंगे आपको, मिलेंगे। आप हरिजन यूनिवर्सिटी में जाके रहने लग जाओ, खाओ खाना दो, कौन रोक रहा है आपको? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, बट इट इज अ नेसेसरी चॉइस मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज के इसमें विकास में, भारतीय समाज सबका मतलब, इसके विकास में ये चीज अब रोड़ा बनती जा रही है। और इसमें कोई इसमें बचा हुआ नहीं है। आज ये एक्स नंबर इसके चक्कर में आया, कल वाई आएगा, परसों ये आएगा। ये तो काल का चक्र है जो घूमेगा। तो हमको सबको सामूहिक रूप से कॉन्शियस प्रयास करना चाहिए। इस चीज को खत्म कर दे तो सर्वश्रेष्ठ है, पर कम तो करें। क्योंकि एक दिन में तो व्यवस्था बनी नहीं, तो एक दिन में टूटेगी भी नहीं। भाई कानून तो उस चीज को, कानून में है ही नहीं इसका प्रावधान कास्ट का। पर सोशल प्रैक्टिस है, तो सोशल प्रैक्टिस को तो आप प्रैक्टिस से, यूसेज से खत्म करोगे, इस्तेमाल करने से। तो आप देखिए कि आप क्या कर सकते हो उसमें। है जरूरी, मैं खुद आपको कह रहा हूँ। आपने सोशोलॉजी पढ़ी है? ये सोशोलॉजी एम.एन. श्रीनिवास का सुना है? क्या किताब लिखी उन्होंने? संस्कृताइजेशन। क्या लिखा है उसने? ये बैकवर्ड कास्ट है ना, ये सबसे ज्यादा जातिवाद बढ़ाती है। अथॉरिटी है इंडिया में। आज हर कास्ट में, ओबीसी में 100 जातियां हैं। ओबीसी कोई जाति तो है नहीं, तो बड़ी ओबीसी छोटी ओबीसी को दबाती है, वो उसको नीचे को दबाती है। जाट विष्णोई को दबाएगा, विष्णोई और किसी को दबाएगा, दबाते। ऐसे एससी में 100 जातियां, कोई ऐसी एक जाति थोड़ी है, वो उसको दबाएगा और कॉपी करेंगे सब राजा को। मैं पैसा बढ़ो, मेरी जाति। देश में ये लोअर कास्ट पीपल इमिटेट द बिहेवियर ऑफ हायर कास्ट, और हायर कास्ट वाले उसको दबाएंगे, और सब पिछले हुए। इसीलिए सब वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं कि हम तो ब्राह्मणों को जो भी कहना, अब अब ये तो अपना ही जिम्मेवारी है ना सर। जिस चीज से आप पीड़ित हो, उसी को आप बढ़ावा दे रहे हो। कोई, सो व्हाट वी रिक्वायर इन दिस जनरेशन इज, apart from politicians, you require good statesmen. Like you. The difference between a politician and a statesman is, a politician is a person who thinks of the next election. A statesman is a person who thinks of the next generation. निर्णय आपको करना है, समझ गए ना? तो आप और हम जो पैदा कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस पैदा कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस की जो प्रायोरिटी होंगी वही होंगी। देश की क्या प्रायोरिटी है वो देश सोचे। दे दिया जवाब आपका सवाल? हैं? वो रह गया क्या? नहीं हो लिया सारा। मैं सच बता रहा हूँ, इससे यूथ पे मैं आप बहुत ज्यादा डिपेंड करता हूँ, मतलब इनसे अपील करता हूँ। यू हैव टू टेक अ कॉल। इट इज योर कंट्री, इट इज योर लाइफ, इट इज योर फ्यूचर। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आप हो इसमें। हमारा जो होना है वो तो हो चुका, और आपके सामने स्काई इज द लिमिट। सो प्लीज टेक, जो भी आपको चीज अच्छी लगती है उसको अपनाओ, जो खराब लगती है उसको छोड़ो। सही बात है। हम सब दूसरों से उम्मीद करते हैं, वो ये नहीं, ऐसा नहीं करता, वो मरने दे, वो क्या कहता, आप क्या कर रहे हो? कौन पढ़ दिया उसने? नहीं, उसने डुबो दिया, देश नाश कर दिया, ये तू बता, तू क्या कर सकता, वो तो कर। नहीं बता। ये मुझे कभी कभी देख के लगता है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। मैं
सरकारी नौकर था, मेरी वाइफ सर्विस करती थी, मेरे बेटा नौकर करता था, उसकी वाइफ करती आपके बेटे क्या करते हैं सर? थी। एक ही लड़का है मेरे, क्या? वो BHEL में था, अच्छा। उसकी वाइफ TCS में थी, टाटा कंसल्टेंसी में। ओके ओके। सो व्हेन आई बिकेम MP, मैं क्योंकि एक ही था, फिर वो बाहर रहता था कहीं मद्रास हैदराबाद में पोस्टिंग थी, मैं कहा यार तू वहाँ, मैं यहाँ फिर रहा हूँ गाँव में, कोई तो आ। तो दोनों को इस्तीफा दे के बुला लिया। माई वाइफ यूज्ड टू टीच इन द यूनिवर्सिटी, शी वाज अ टीचर ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज। मेरी बेटी नौकरी करती है, उसका हस्बैंड करता है। ओला सर। सो आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, तो मेरी सोच वो है, अनलेस ऑल ऑफ अस, फैमिली जब चलेगी, जब सब स्टेक होल्डर्स हों, एक आदमी कमाए और सब चले नहीं, तो ऐसे समाज में लीडरशिप हमको सबको लेनी पड़ेगी। एक लीडर हमको सबको चलाएगा, वो जमाने गए, वो राजाओं के राज में चलता था। अपन उतने इंपॉर्टेंट है, इतने ही पावरफुल है, इतना ही हमारा स्टेक है। तो किसी एक पे नहीं छोड़ो, एक व्यक्ति पे, एक पार्टी पे, जिसका भी आप सोचो, इसके दो को। गांव में एक आदमी ये कह देगा चौधरी तो ये चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। गांव में जो गांव वाले कहेंगे वो चलेगा। ठीक बात है। परिवार में भी जैसे व्हाटएवर, इसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो आप, इसको जितना चाहो। अपन बोलते ही नहीं है, और फिर होते हैं अपन, आप जैसे बीज बोगे फल तो वैसे होगा ना। तो सर अगर आप आजाद हो, आपको कोई गुलाम बना ही नहीं सकता। आजाद मतलब मानसिक रूप से, और आपकी मानसिकता वो कहेगा वही करूंगा, फिर करता रहे। रोए जाओ। तो क्यों मैं खुद ये सोचता हूँ कि मतलब मैं 2 बार MLA रह लिया, 2 बार MP, मेरे खुद को मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा रोल क्या होना चाहिए। तो आई फील प्रभावी MLA लेवल पे आप ज्यादा जनता के टच में रहते हो। MP तो एक वाइडर एरिया होता है, तो टच इज जनरल, उसमें पर्टिकुलर हो जाता है। तो आप जैसे हमारे राजस्थान में सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं, मैं हर गांव वालों से कहता हूँ, आप अच्छा आदमी सरपंच बनाओ, जिस भी तुम्हारे गांव में जाति हो, जिसका भी बनाओ, वो तो आपका निर्णय है, पर अच्छा, पर वो पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ता। हमारे सरपंच नहीं लड़ सकता, तो पार्टी टिकट नहीं देती, वो अपने आप लड़ता है। एक सरपंच को उसका कार्यकाल 5 साल होता है। सरपंच का एक ऑफिस होता है, पंचायत भवन, उसके सेक्रेटरी मिलता है, कर्मचारी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर, क्लास 4 भी मिलता है, ग्राम सेवक जिसको बोलते हो आप, ही गेट्स। और उसका एरिया ऑपरेशन एक पंचायत ही है, 1 गांव होंगे, 2 गांव होंगे, डिपेंडिंग ऑन इतनी उसकी साइज है। उसको 5 करोड़ का विभिन्न योजनाओं के बजट मिलता है। और पंचायतों में पैसे की कभी कमी यूँ नहीं है कि पंचायतों में जब पूरी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिसोर्सेज होता है, नगर पालिकाओं में रिसोर्सेज खुद को जनरेट करने पड़ते हैं, टैक्स लगाना पड़ता है, तो उसमें पैसा रहता है। अब एक ईमानदार सरपंच है, तो उसको 5 करोड़ मिले मान लो 5 साल में, तो 5 करोड़ का काम करेगा, तो उसको आप ईमानदार कहोगे। मैं उसको कम समझदार मानूंगा। आप 5 करोड़ में 8 करोड़ का काम कर सकते हो। आप कोई भवन बनाते हो, सड़क बनाते हो, कुछ बिल्डिंग बनाते हो, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो लेबर, एक मटेरियल। तो समझदार अगर सरपंच है, अपने फंड से तो खरीदे मटेरियल, और जो लेबर कंपोनेंट है वो नरेगा से लगाए, भारत सरकार की। तो आप 5 करोड़ में 8 करोड़ का, तो हम ऐसे लोग चाहते हैं। इट्स नॉट करप्ट, कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं, जैसे प्रोविजन लॉ, पर जो समझेगा वही तो करेगा। ठीक बात है। तो वो लोगों को आपको चुनना पड़ेगा आपके बीच में से, ऐसे MLA एंड MP एंड सो फोर्थ, जो आगे बढ़ता है। पर पहले काम तो करें अपन, वहाँ भी फलाने घर का है, इसको जिताना है, कोई कहते हैं मैं जीतू नहीं, जो इसको तो हराना है। अब इसमें जो हो गया विकास, तो ये होती है आधी सी राजनीति इस जाति का। तो फिर उस लेवल की डेमोक्रेसी जिन्होंने हमको ये संविधान दिया, प्रजातंत्र दिया, उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी, वो तो कहते हैं स्वतंत्र रूप से जनहित में आप वोट देंगे। उनको क्या पता था, इस जातियाँ तो जब भी थी, तो जब भी तो संविधान में उन्होंने दिया ना, सबका वोट बराबर होगा, सबको मेल फीमेल सबको, वही बांट देते। जो उन्होंने सोचा नहीं था वो हमने करके दिखा दिया, तो उन बेचारों को दोष दे नहीं सकते। तो एज ए सोसाइटी हमारे को ग्रो होना, वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू मैच्योर एंड वी आर केपेबल। आज हिंदुस्तानी पढ़े लिखे, हर घर के बच्चा और बच्ची ग्रेजुएट है। ऐसा देश कैसे पिछड़ा देश हो सकता है? गरीब हो अमीर हो, हर कोई अपने बच्चे कॉलेज स्कूल भेजता है। इतने देश में इतना पोटेंशियल है, फिर भी हम कहते हैं हमारी कोई नहीं सुनता। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चलो सर, कोई नहीं, थैंक यू सर। नहीं, चप्पल कट गई मेरी। नहीं तो आपसे ले लेता जाने के पहले, मैंने चप्पल तो दे जाओ। चप्पल। और मैं राहुल से बहुत सोचता हूँ ना, कासान साहब से, इनके फादर मेरे दोस्त हैं। तो कहते हैं राहुल कैसा कर रहा है, मैं तो क्या नंबर दूं बताओ। ठीक बात है, चलो भाई कट।